की क्लास का जो एजेंडा है वो एजेंडा ये है कि हम सबसे पहली चीज जो करेंगे ना वो थोड़ा बहुत हम समझेंगे आइजा के सिलेबस को कि हमारा सिलेबस में है क्या चीज़ है। सही है, कैट में जो पढ़ा हुआ है कितना रेलिवेंट है, कितना रेलिवेंट नहीं है, कितना एडवांस्ड है, कितना एडवांस नहीं, ये चीज़ हमने पहली चीज़ देखनी। जो हमने सेकंड चीज़ देखनी होगी वो हमारी स्टडी अप्रोच देखी कि हमने इसको पढ़ना कैसे। फर्म में जो आप लोग हैं, सारे फर्म में ही होंगे इंशाल्लाह, तो फर्म में जो आप लोग हैं और फर्म के साथ इस चीज़ को कैसे मैनेज करना है, जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो फर्म में किस तरीके से अप्लाई करनी है और कैसे सीखना है इसको। सही है, ये चीज़। तीसरी चीज़ स्टडी अप्रोच के अंदर ही हम साथ डिस्कस करेंगे जो जो हमारा C5 6 एडवांस ऑडिट एंड एश्योरेंस का पोर्टल होगा। सही है, हम उसको डिस्कस करेंगे और वो बड़ा ज़रूरी है। अगर इंशाल्लाह, बिकॉज मसला था क्या, मसला ये था कि बच्चा रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहा था पेपर से 1 डेढ़ महीने पहले और हम बोल बोल के थक गए, उसके नहीं समझ आ रही और वो मल्टीप्लाई बाई 2 की स्पीड से और मल्टीप्लाई बाई 3 की स्पीड से, तो फिर इसका एक बच्चे को तो चेंज नहीं कर सकते आप, तो इसका एक सॉल्यूशन हमने निकाला है। वो सॉल्यूशन ऐसा है इंशाल्लाह कि वो आप लोगों के लिए थोड़ा सा फायदेमंद होगा। तो वो हम पोर्टल देख लेंगे हमारा पोर्टल किस तरीके से होगा और उसी के बेसिस पे हम ये असेस करेंगे कि आज क्या है, नवंबर है, आपकी अटेम्प्ट जून में होगी, जून 22 में अटेम्प्ट होगी, जून 22 में आपकी अटेम्प्ट है, तो हमने ये देखना है कि हम अप्रैल के एंड तक या फिर फर्स्ट वीक ऑफ मई तक हम किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। और कोर्स कंप्लीशन में सिर्फ आईकैप का जो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं हो रहा होगा, जो हमारे साथ और क्या है, एसीसी है एंड आईसीडब्ल्यू, और इसके अलावा अगर कोई अदर प्रोफेशनल बॉडीज है या इसके अलावा अदर कोई प्रैक्टिकल मैटर्स हैं जो कि चल रहे हैं, इन सारी चीजों को हम पेपर से पहले इतने कम टाइम में कैसे कवर कर सकते हैं इस चीज के ऊपर। और उसमें आप लोगों को मेहनत ज्यादा करनी होगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा आप सबकी जून 22 के अटेम्प्ट है, किसी की दिसंबर 22 भी है, इसलिए फिर आपके लिए तो और आसानी है। ठीक हो गया जी, तो आज का और फिर हमने इंशाल्लाह ठीक थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद हमने एक टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है आइजा 570 गोइंग कर। इंशाल्लाह आज की क्लास में हम इसको स्टार्ट कर देंगे। सही, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, लेकिन 15-20 मिनट पहले हम थोड़ी सी चीजें डिस्कस कर लें कि हमारा C5 है क्या। ठीक है, अच्छा एक चीज हमेशा याद रखिएगा बच्चों, हमारे पास जो कोर्स है ना पूरा, हमारे जो पास कोर्स उसमें 3 किताबें हमारे पास। एक किताब है हमारे पास वॉल्यूम 1, ये हमारे पास। अच्छा, अगर आप C5 के सारे पर्चे देखेंगे तो C5 के सारे पर्चों में सबसे खराब रिजल्ट आ रहा है वो अनफॉर्चुनेटली किसका आ रहा है, वो एडवांस ऑडिट का आ रहा है। इसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन मैंने बनाई है, वो मैं ग्रुप वगैरह में आपसे शेयर कर दूंगा, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से उसको देख लेंगे। सबसे खराब रिजल्ट जो आ रहा है C5 में वो किस चीज का आ रहा है, और बच्चा ऑडिटर ही है, बच्चा ऑडिट फर्म में ही है, उसके बावजूद इसका खराब रिजल्ट आ रहा है, तो बहुत बड़ा फिक्र लम्हा है। सही है, इस चीज को देखना। हमारे पास C5 6 में 3 किताबें, एक है हमारे पास वॉल्यूम 1, एक है हमारे पास वॉल्यूम 2 और एक है हमारे पास आईकैप के कोड ऑफ एथिक्स। ये हमारे पास एक कोर्स है। सही है, अगर मैं आपसे वॉल्यूम 1 की बात करूं तो वॉल्यूम 1 में हमारे पास बेतहाशा स्टैंडर्ड है, बेतहाशा। सबसे लेंथी किताब अगर हमारी कोई है तो वो वॉल्यूम 1 है, जिसकी वेटेज आईकैप ने कितने मार्क्स रखी है, 70 मार्क्स, जिसकी वेटेज आईकैप ने 70 मार्क्स तक रखी है। ठीक है, हमारी जो दूसरी किताब है वो वॉल्यूम 2 है और आईकैप ने इसकी वेटेज कितनी रखी है हमारे पास, 10 से 15 मार्क्स, और जो कोड ऑफ एथिक्स हमारा रिवाइज हो चुका है इसकी वेटेज आईकैप ने रखी है कोई 10 से 15 मार्क्स। तो ये हमारे पास 3 किताबें और इन 3 किताबों की वेटेज ये है। हमारे पास जो वॉल्यूम 1 है उसके अंदर हमारे पास जो ग्रेड्स है वो ग्रेड्स क्या है, उसके अंदर हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रेड है, हमारा पूरा ऑडिट किस तरीके से होता है, हमारा ऑडिट किस तरीके से होता है, प्लानिंग, उसके बाद परफॉर्मेंस, और फिर उसके बाद क्या तक बात समझ आती है। तो हमारा पूरा जो ऑडिट, उससे पहले भी करता हूँ और माइन्यूट जाना है तो एक्सेप्टेंस, क्लाइंट एक्सेप्टेंस और एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस। हमारे पास प्लानिंग में जो स्टैंडर्ड्स है ना हमारे पास, वो है आइजा
200, आइजा 210, आइजा 220, आइजा 230, 240, 300, 315, 320 और 330। ये हमारे पास स्टैंडर्ड थे किस चीज के ऊपर? प्लानिंग के ऊपर। और प्लानिंग फेज में मैं पढ़ देता हूँ। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट, एंगेजमेंट लेटर, क्वालिटी ऑफ द ऑडिट, डॉक्यूमेंटेशन, फ्रॉड, ऑडिट स्ट्रेटेजी, ऑडिट रिस्क, मटेरियलिटी, रिस्पॉन्स टू द असेस्मेंट। ये हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जिसपे हमारे पास कितने नंबर का कितने स्टैंडर्ड्स हमारे पास 8 से 9 स्टैंडर्ड्स हैं और ये हमारे सारे कवर कहाँ पे होते हैं? ये प्लानिंग फेज में कवर होते हैं। फिर हमारे पास एक सीरीज आती है जिसका नाम क्या है? परफॉर्मेंस का। और जो परफॉर्मेंस के पास हमारे पास सीरीज है इसमें पूरी 500 की सीरीज है आपके पास और पूरी 600 की सीरीज है। 500 की सीरीज में हमारे पास एग्जाम 500 है, 501 है, 505 है, 520 है, 530 है, 540 है, 550 है, 560 है, 570 है और 580। ये हमारे पास, मैं नाम बता देता हूँ। Sufficient appropriate audit evidence, litigation and claims, external confirmation, analytical procedures, sampling, estimates, related party, subsequent event, going concern, written representation। ये हमारे पास। और कुछ जगह ऐसी होती है जहां पे आप डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, आप किसी और ऑडिटर की मदद लेते हो। एज 600 ग्रुप ऑडिटर, 610 इंटरनल ऑडिटर और 620 ऑडिटर्स एक्सपर्ट के वो कुछ एरियाज होते हैं जहां आप किसी और ऑडिटर की मदद लेते हो। हमारे पास और ये भी परफॉर्मेंस बेस में आता है हमारे पास। तो ये हमारे पास है परफॉर्मेंस बेस करेंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है बच्चों? अच्छा, और फिर हमारे पास कौन सी सीरीज आती है? हाँ जी, फिर हमारे पास रिपोर्टिंग की सीरीज आती है। रिपोर्टिंग में हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट है, रिपोर्टिंग में हमारे पास की ऑडिट मैटर है, रिपोर्टिंग में हमारे पास मॉडिफिकेशन है, इंफेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है, ओपनिंग बैलेंसेस है, अदर इंफॉर्मेशन है। और कुछ हमारे पास सीरीज आती है 800 की, 800, 805 और 810। ये हमारे पास कुछ सीरीज है। ये जो आइजाज है प्यारे बच्चों, इन आइजाज की वेटेज कितनी है इसको नोट नहीं करना दोस्त, मैं पूरी प्रेजेंटेशन दे दूंगा। मतलब ये तो इंडेक्स ही है ना आपका, इसको क्या नोट करना है? ये जो पूरी वेटेज है हमारे पास, ये जो पूरे स्टैंडर्ड से वाले इसकी कितनी वेटेज है? हाँ जी, 70 मार्क्स है। अगर इनको आप गौर से देखें। अच्छा, कोड ऑफ से कितनी वेटेज है? ये भी आपका कैफ में कवर हुआ है, कैफ में कवर हुआ है, ये भी कैफ में कवर्ड 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 है, ये भी कैफ में कवर्ड है, कवर्ड है। एटी 85 मार्क्स का जो पेपर है आपका, 85 मार्क्स, कोड ऑफ 15 मार्क्स, वॉल्यूम 1 70 मार्क्स। 85 में से मैं कह सकता हूँ कि 70 मार्क्स तो वही है जो कि आप कैफ में पढ़ चुके हैं। ये वॉल्यूम 2 आपने नहीं पढ़ा। अच्छा, इसमें से भी ISRE 2400, 2410 ये भी वॉल्यूम 2 के आपको पढ़े हुए, सही है। तो आप 70% कोर्स तो वो है आपका जो आप कैफ में पढ़ चुके हैं बच्चे। सुनिए के बात, हाँ, 70% कोर्स वो है जो कि आप कैफ में पढ़ चुके हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि जब आप कैफ का पेपर देने जाते हैं ना, तो कैफ के पेपर में हर अटेम्प्ट में ऑडिट रिस्क और ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं आते, सही है ना। हर अटेम्प्ट में वो आपसे ऑडिट रिस्क और ऑडिट प्रोसीजर्स नहीं पूछेगा। CFAT में हर अटेम्प्ट में 25 नंबर का सवाल ऑडिट रिस्क और ऑडिट प्रोसीजर्स का होता है। यहां तक बात आपको समझ आ रही है? आपने की ऑडिट मैटर पढ़ा हुआ होगा, लेकिन पास्ट पेपर्स अगर आप देखें तो की ऑडिट मैटर आपको ड्राफ्ट करने के लिए कभी नहीं आता। CFAT में की ऑडिट मैटर आपको ड्राफ्ट करने के लिए आता है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? प्लस CFAT का एक सबसे बड़ा मसला क्या? अच्छा, इसमें से ये जो 70 को भी अगर मैं बाइफरकेट करूं ना, 70 को भी अगर बाइफरकेट करूं तो कुछ 25 से 30 मार्क्स कहां से आएंगे? 9 ऐसा आपने कवर कर लिया, 25 से 30 नंबर का पेपर यहां से आना है। और बाकी 40 से 45 मार्क्स का पेपर कहां से आना है? 40 से 45 मार्क्स का पेपर कहां से आना है? प्लानिंग और परफॉर्मेंस। उसमें से भी एक सवाल मैंडेटरी है जो कि हमेशा आता है, हर टाइम में आता है, रिस्क एंड प्रोसीजर, और वो 24 नंबर का सवाल होता है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? तो सर इतने सारे आइजाज और उसमें से भी 40-45 में से भी 25 नंबर तो रिस्क और, तो ये 15 नंबर में सारे आइजाज को कैसे एग्जामिन करता होगा?
ये सबसे बड़ा इल्यूजन है आपके CFAP 6 एडवांस ऑडिट के बच्चे। सुनिएगा मेरी बात। पेपर में लिखा हुआ क्या आ रहा होगा, रिस्क का सवाल होगा, पेपर में लिखा हुआ होगा आप 30 जून 2020 को ऑडिट कर रहे हैं और आज 30 नवंबर 2020 है और अभी तक ऑडिट फाइनलाइज्ड नहीं हुआ। अब ये एक लाइन लिखो और आप लोग जिस तरह अभी लाइन सुन रहे हैं इस तरह पेपर में भी लाइन सुनी होगी आपने और आगे बढ़ रहे हो। 5 महीने तक ऑडिट कंप्लीट नहीं हुआ है, एक आइजा ट्रिगर कर जाएगा जिसका नाम होगा सब्सिक्वेंट इवेंट। तो कहने को तो सवाल 315 का होगा लेकिन जो रिस्क होगा 560। इसी तरीके से सवाल में लिखा हुआ होगा एक मेजर कस्टमर बैंकरप्ट हो गया। तो कहने को तो 315 का सवाल है लेकिन ट्रिगर क्या कर जाएगा आपका गोइंग कंसर्न ट्रिगर कर जाएगा। सवाल में लिखा हुआ होगा कि जी सेल्स इस बार काफी कम हो गई है और आपने सेल्स डिपार्टमेंट को टारगेट दिया है कि अगर आपने सेल्स इतनी अचीव कर ली तो हम आपको इतना % कमीशन देंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे मैनेजमेंट के पास इंसेंटिव और प्रेशर है कि वो तो कहने को तो 315 का सवाल है, 315 का सवाल नहीं, उस सवाल के अंदर वो आपसे सारे आइजाज को पूछ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग देयर कंपनी ने एक अपना प्रोडक्ट एसोसिएट को सेल कर दिया, होल्डिंग कंपनी को सेल कर दिया, तो फिर 550 रिलेटेड पार्टी आपका ट्रिगर होगा। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चे बात समझ। तो कहने को तो वो 315 का सवाल है 25 नंबर का, उसमें 25 आइजाज आपके एग्जामिन कर रहे हैं। और रिस्क के बाद क्या लिखने होते हैं, प्रोसीजर्स। तो अगर रिलेटेड पार्टी का रिस्क आइडेंटिफाई करें 315 के हिसाब से तो प्रोसीजर कहाँ जाके मिलेंगे, 550 में जाके इसका प्रोसीजर आपको मिलेगा। सही, और जो रिस्क है वही वाले प्रोसीजर लिख रहे हैं। 550 में जाएंगे तो 50 प्रोसीजर्स है, लेकिन जो रिस्क आपने आइडेंटिफाई किया है उसी के अगेंस्ट आपने उसका ऑडिट प्रोसीजर। और ये वो पहला सवाल होता है 25 नंबर का जिसमें से बच्चा हार्डली 6 या 7 मार्क्स सिक्योर करता है, फेल हो जाता है इसमें। तो यहाँ तक बात समझ आती है आपके। तो हमेशा याद रखिएगा आईकैप जो कैफ के पेपर एग्जामिनेशन है और जो सीफैप का पेपर एग्जामिनेशन है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। ये कंप्लीटली अलग दुनिया है। यहाँ पे जिस तरीके का सवाल आता है, जिस लेवल का सवाल आता है, वो लेवल का सवाल ऑब्वियसली कैफ में नहीं आते। प्लस जिस तरीके से आइजाज को आपस में क्या कर रहा होता है, लिंक कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक अटेम्प्ट में उसने लास्ट अटेम्प्ट में से सवाल पूछा, तो सारे आइजाज का नाम आपको पता है ना, ये सर लास्ट अटेम्प्ट में एक सवाल पूछा, आप एक बैंक ऑडिट कर रहे हैं है जी, और बैंक में साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ है। ये एक लाइन का सवाल, एक लाइन का सवाल। बैंक में साइबर सिक्योरिटी अटैक हुआ है, इवैल्यूएट द अबव सिचुएशन, डिस्क्राइब द कोर्स ऑफ एक्शन along with the implication on the audit report. Evaluate the above situation, planning, describe the course of action along with the implication on the audit report. तो वो एक लाइन का सवाल पूछेगा आपसे और एक लाइन का सवाल पूछ के वो आपसे क्या कहते हैं, प्लानिंग भी पूछ लेगा, परफॉर्मेंस भी पूछ लेगा और रिपोर्टिंग भी पूछ लेगा। और अब आप सोचे, आप ऑडिट पढ़ के आए हैं, आप ऑडिट फर्म में, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, बैंक के सर्वर पे साइबर सिक्योरिटी अटैक में कौन सा है सर? क्यों? काफी ब्रीच होगी तो उससे होगा क्या? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको पकड़ लेगा। जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको पकड़ लेगा तो आपका लाइसेंस टर्मिनेट कर सकता है, इसकी वजह से आइजा 570 एप्लीकेबल हो। सुनिएगा, ये सीफैप है कि एक लाइन का सवाल 15 मार्क्स और आपको 15 लाइन का भी सवाल मिलेगा 5 मार्क्स का, और एक लाइन का भी सवाल आपको मिल रहा होगा कितने मार्क्स का। तो यहाँ पे आके जो, और है तो कहने को ओपन बुक पॉलिसी है, लेकिन आप ये ना सोचें कि आप आइजा 570 खोलेंगे तो वहां पे बड़ा बड़ा आपको साइबर सिक्योरिटी अटैक की हेडिंग दिख रही होगी, ऐसा नहीं है। समझ आती है हमें? ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो आपकी मेरी और आपकी अप्रोच होनी चाहिए प्यारे बच्चों, वो अप्रोच क्या होनी चाहिए, वो स्टैंडर्ड को हमने बड़ा लॉजिकली पढ़ना है। सही है, हमने स्टैंडर्ड्स को आपस में लिंक करने, बिकॉज जो पेपर आता है वो पेपर के फेस पे ऑडिट रिस्क होगा, पीछे कोई 10 आइजाज एग्जामिन कर रहा होगा वो आपके। सही है, वो वर्ड साइबर सिक्योरिटी का यूज कर रहा होगा और वो बैक एंड पे आपसे पता नहीं कौन कौन से आइजाज के प्रोसेस एग्जामिन कर रहा होगा। क्या यहाँ तक प्यारे बच्चों बात समझ आती है? तो हमने इस सब्जेक्ट को इस तरीके से थोड़ा सा लेके चलना है। जो कैफ का पढ़ा हुआ है आपने उसको रिवाइज करना है आपने, डेफिनेटली वो तो बिल्कुल रिवाइज करना है आपने, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। फारिग बैठे हुए
तो जो कैफ पढ़ लिया आपने उसको आप उसके आइजाज को रीड करना स्टार्ट करते। अगर कैफ पास है और फर्म में हो और गोइंग कंसर्न पढ़ा हुआ है तो गोइंग कंसर्न का आइजा रीड करने में क्या मौत है आपको? यहाँ तक बात समझ आ रही है? ये काम अगर आइजा 200 पढ़ा हुआ है इनहेरेंट लिमिटेशन, तो उसका आइजा किताब में रीड करने में क्या मतलब मेरा वेट क्यों करना है 200 के लिए? मैं 200 नहीं पढ़ाऊंगा, समझ आ रही है? मैं आइजा 200 नहीं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, सही है? तो इसमें आप लोगों ने ये तो वो आइजाज है जो कि आप जो कैफ का पढ़ा हुआ है और अभी टाइम है, ऑफ सीजन चल रहा है, तो पहला काम तो आप ये करें। उससे होगा कि जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आप कहेंगे यार ये चीज तो समझ में नहीं आ रही, और जब मैं क्लास ले रहा हूँ तो फिर आप बोलेंगे सर ये वाला पैराग्राफ मुझे समझ में नहीं, ये वाला पैराग्राफ समझ में। इसमें आपकी साइमल्टेनियस पढ़ाई इंशाल्लाह हो रही होगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? कोशिश करिएगा फिजिकल ले सके, फिजिकल नहीं ले सकते लाइव ले, लाइव नहीं ले सकते तो फिर रिकॉर्डेड टाइम पे देख लें। और अगर आप रिकॉर्डेड टाइम पे नहीं देख रहे और महीना 2 महीना आपने रिकॉर्डेड नहीं देखा तो फिर मेरी सजेशन है कि आप पेपर ड्रॉप कर दीजिएगा। बिकॉज ये नहीं हो सकता कि आप 1-1.5 महीने के अंदर बैठ के पूरा एडवांस ऑडिट कर, मतलब ये नहीं कि 7 दिन और एडवांस ऑडिटिंग, मतलब ऐसा नहीं होगा यार, ऐसा नहीं है, सही है? तो आपने थोड़ा सा अपने आप को, अगर एक चीज आपको टाइम 1 साल का दिया हुआ है, 1.5 साल का दिया हुआ है, 6 में, तो फिर आपने तैयारी भी ओवर द 6 मंथ्स, ओवर द 1 ईयर, ओवर द 1.5 ईयर्स करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप आखिरी के 1-1.5 हफ्ते में बैठ के और हमसे हमारे एडमिन को कह रहे हैं कि मल्टीप्लाई 6 की स्पीड पे लेकर आओ यार, अब 4 से तो काम नहीं चल रहा, अब 6 की स्पीड में आप क्या करेंगे यार? तो यहाँ तक बात समझ आ रही है? अच्छा, एक चीज तो मैं सारे आइजाज अभी नहीं लिख रहा, बट मैं थोड़ा आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हमारे पास वॉल्यूम 1 है 70 मार्क्स का, हमारे पास वॉल्यूम 2 है 10 से 15 मार्क्स का, हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स है 10 से 15, ये हमारे पास 100 मार्क्स है। और सबसे ज्यादा जो हमारा टाइम ले रहा होगा स्टूडेंट, वो कौन सा ले रहा होगा? वो वॉल्यूम 1, जिसमें से मेजॉरिटी स्टूडेंट आप ऑलरेडी कैफ में पढ़ के आए हुए होंगे, लेकिन यहाँ पर टाइम लेगा, ये बेतहाशा टाइम लेगा। क्लियर है सारे यहाँ पे? अच्छा, तो आइजा का थोड़ा बहुत सिलेबस क्लियर है प्यारे बच्चों? थोड़ा बहुत सिलेबस समझ आता है कि हमारे पास 3 किताबें और तीनों किताबों की वेटेज क्या है, ये बात समझ आती है? अच्छा, हमारी दूसरी जो चीज है वो क्या है? वो हमारी है स्टडी अप्रोच, सही है? और इसी के साथ में आपको ये कुछ 3-4 चीजें हैं ना, आपको मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि समझा दूं। है क्या चीज? एक चीज के ऊपर हम लोगों ने काम स्टार्ट किया और वो काम ये है कि फॉर एग्जाम्पल आज के दिन हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह क्या? गोइंग कंसर्न, ठीक है? गोइंग कंसर्न में क्या क्या है, कोई बताएगा क्या कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न में? थोड़ा सा सिक्वेंशियल वे में, लॉजिकल वे में, गोइंग कंसर्न में क्या क्या होता है? गोइंग कंसर्न में सबसे पहली चीज है कि IS1 आपके बारे में, IS1 गोइंग कंसर्न के बारे में क्या कहता है? assumption कब appropriate है, कब appropriate नहीं है। अच्छा, उसके बाद ISA 570 क्या कहता है? ISA 570 बताता है मुझे इवेंट्स और कंडीशंस। ISA 570 मुझे बताता है ऑडिट प्रोसीजर्स। ISA 570 मुझे बताता है मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, और ISA 570 मुझे बताता है रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस। ये बात समझ आती है क्या? ये हेडिंग। और फिर ISA 570 ने कुछ और भी बातें करी हैं कि गोइंग कंसर्न असेसमेंट एटलीस्ट 1 साल की होनी चाहिए। तो क्या पीरियड बियॉन्ड मैनेजमेंट असेसमेंट कर सकते नहीं कर सकते, ये एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास। कौन कौन से मैटर्स दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को आपने क्या करना है? कम्युनिकेट। ये हमारे पास कुछ आइजाज के अंदर हेडिंग्स आ रही है, ये हेडिंग्स आ रही है, ये ऑब्जेक्टिव्स है, ये स्कोप है। आप जब पोर्टल देखेंगे, पोर्टल में आपको लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 नहीं दिख रहा। पोर्टल में आपको ये सारी हेडिंग्स दिख रही, और हेडिंग्स किस तरीके से दिख रही होंगी? अगर ये इवेंट्स और कंडीशन है तो इवेंट्स और कंडीशन होता है क्या है? व्हाट आर इवेंट्स और कंडीशन? इसकी एक हेडिंग होती है, आप समझेंगे। आपको अगर ये समझना है कि गोइंग कंसर्न इवेंट्स और कंडीशन क्या है, तो आपने इवेंट्स और कंडीशन के लेक्चर पे क्लिक करो तो एक 15-20 मिनट का लेक्चर खुलेगा जिसमें एक्सप्लेनेशन आ रही होगी व्हाट आर दी इवेंट्स और कंडीशन। आपने वो लेक्चर देखा, आपने का लेक्चर देख के मुझे समझ आ गया इवेंट्स और कंडीशन है। अगला चैलेंज क्या होगा मेरे लिए? इवेंट्स और कंडीशन की ड्राफ्टिंग कैसे करनी है। तो उसके बाद आपके पास इसी इवेंट्स और कंडीशन में एक और चीज आ रही होगी, इवेंट्स और कंडीशन की ड्राफ्टिंग।
प्लस अगर कोई पास्ट पेपर्स हैं गोइंग कंसर्न के, समर 2013 में सवाल आया हुआ, विंटर 20 में आया हुआ है, तो हर पास्ट पेपर की एक वीडियो क्लिप पोर्टल के अंदर अवेलेबल होगी। क्या ये अप्रोच आपको समझ आ रही है? तो अगर किसी ने देखना है गोइंग कंसर्न तो 4 लेक्चर नहीं दिखेंगे उसको, उसको गोइंग कंसर्न के अंदर शायद 40 लेक्चर्स दिखेंगे। 40 लेक्चर क्यों दिख रहे होंगे? बिकॉज हर लेक्चर को हमने अलग कॉन्सेप्ट में और अलग इन्फॉर्मेशन में ब्रेक करने की कोशिश करनी है। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे और आप प्रैक्टिस करते हुए आप कहते हैं यार ईवर्ड्स की ड्राफ्टिंग मुझे रिकॉल करनी है, अब आपको 4 लेक्चर में बैठ के ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फॉरन से ईवर्ड्स और कंडीशन के ड्राफ्टिंग के लेक्चर पे क्लिक करके ड्राफ्टिंग समझ सकते हैं कि संडे कैसे ड्राफ्टिंग करता है। सही है। सेकंड चीज, आप पढ़ने बैठे हैं और आप विंटर 16 का आंसर कर रहे हैं और आप विंटर 16 का आंसर करने के बाद आपने ये चेक करना है कि क्या मेरा आंसर सही है या गलत है, या इसके एक्सप्लेनेशन क्या है, इसमें क्या चीज है। तो पोर्टल में विंटर 16 का सजेशन आंसर तो मौजूद होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ उसकी जो वीडियो है जो हमने क्लास में डिस्कशन की होगी वो वीडियो भी आपके पास पोर्टल पे अवेलेबल है। ये काम इसलिए कर रहा है बिकॉज जब आप बैठ के 4 लेक्चर देखते हो ना और आप कहते हैं 4 लेक्चर 10 घंटे के और मैं 10 घंटे बस किसी तरीके से कंप्लीट कर लूँ, आप नहीं देख पाते, आप वही हिम्मत हार जाते। तो कोशिश करिए कि हमने 15-15 मिनट के 20-20 मिनट की शॉर्ट क्लिप्स बनाई है ताकि आप एक हो के यार इमर्सिव कंडीशन क्या होता है समझ लिया, ड्राफ्टिंग कैसे होती है उसकी समझ लिया। तो शॉर्ट क्लिप्स होंगी तो वो आपके लिए भी आसानी होगी कि आप उसको देख सके। इससे फायदा क्या होगा? सुनिएगा, क्या बात समझ आती है? मैं पोर्टल में दिखा भी देता हूँ पोर्टल में होगी। इससे फायदा क्या होगा? हमने करना क्या है? हमने कोर्स कंप्लीट करना है? नहीं। हमने अप्रैल के फर्स्ट वीक ऑफ मई में कंप्लीट करना है? नहीं। हमने करना क्या है? पास करना है। और अगर ये पेपर हमने पहली अटेम्प्ट में पास करना है तो हमने मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। जब मेहनत करनी होती है तो उसके लिए टाइम ठीक ठाक इन्वेस्ट करना पड़ता है। जब टाइम ठीक ठाक इन्वेस्ट करना पड़ेगा, टाइम तो नहीं है, टाइम है, टाइम है, टाइम तो हमारे पास कितना टाइम बचा? 150 दिन, 180 दिन, 190 दिन, 200 दिन। 200 के 200 दिन क्लासेस नहीं हो सकती। मैं ले भी लूँ क्लासेस, आप नहीं आएंगे। आप अभी आए हुए, पहले दिन जोश है, अगले दिन आप दिखेंगे भी नहीं मुझे। सही है बच्चों, ये बात मेरी सुनिएगा, अप्रोच के ऊपर काम कर लेते हैं। अप्रोच क्या होगी? अप्रोच ये होगी, हमने आज गोइंग कंसर्न पढ़ा, लेट्स से हमने कल गोइंग कंसर्न में एक सवाल पढ़ा, अब 5 दिन का गैप आ गया, क्लासेस तो वीकेंड होंगी। उस 5 दिन में होगा क्या? उस 5 दिन में ये होगा कि मैं आपको एक सवाल करने के लिए दूंगा और वो सवाल आपने कोशिश करना होगा कि उस 5 दिन को जो आपको टाइम मिला, रादर देन आप ये सोचें कि मैं अगले मई में जाके गोइंग कंसर्न की प्रैक्टिस करूंगा, नहीं, आपने नवंबर में ही गोइंग कंसर्न की प्रैक्टिस करनी है। आप प्रैक्टिस करेंगे, जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे गोइंग कंसर्न की, तो सवाल की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो इससे फायदा क्या होगा? जब हम क्लास में बैठ रहे होंगे तो आप ऑलरेडी टाइम इन्वेस्ट करके आ चुके होंगे। जब टाइम इन्वेस्ट करके आ चुके हैं, जो आपके सवाल होंगे वो साइमल्टेनियसली एड्रेस हो जाएंगे। सही है। और प्लस जब इस तरह हमारे पास टाइम सेव होगा तो फिर हम क्या कर सकेंगे? जब सैटरडे को आएंगे तो हम करेंगे क्या? हम ईसीसी के अच्छे सवाल देख रहे होंगे, फिर हम आईसीडब्ल्यू के सवाल देख रहे होंगे। पोर्टल इस तरीके से बना होगा कि वो आपका आईकैप ऑलरेडी 100% कवर कर रहा है। क्या ये अप्रोच आपको समझ आती है प्यारे बच्चों? इससे हमारी तैयारी और पासिंग होने की पॉसिबिलिटी बेतहाशा बढ़ जाएगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? क्लास फिजिकली होगी, हर वीकेंड पे होगी, लेकिन हर वीकेंड पे हम ऑडिट नहीं पढ़ रहे होंगे। हम ऑडिट किस तरीके से पढ़ रहे होंगे कि अगर संडे के दिन क्लास ऑफ हुई तो अगले 5 दिन के लिए आपको 2 असाइनमेंट दिए जाएंगे। वो 2 असाइनमेंट्स आपने करके आने हैं, पढ़ के आने हैं, ताकि वीकेंड में जब क्लास हो तो हम उसको डिस्कस कर सकें। और उसको डिस्कस करने के बाद जो फिर हमारा टाइम सेव हो रहा होगा, अगर 2 घंटे 3 घंटे हम क्लास में है और पेपर अगर क्वेश्चन रीड करने में आप आधा घंटा लगा और मैं आपको ये कहूँगा अटेम्प्ट करें और आप आधा घंटा और लगाएं और फिर मैं आके कहूँ यार इसका आंसर ये है, तो टेक्निकली 2 घंटे की क्लास में तुमने एक सवाल किया और वो जो काम आपने किया वो उसके लिए आपको यहाँ पे आने की जरूरत थोड़ी थी। सवाल रीड करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ी बैठना था, अटेम्प्ट करने के लिए आपने यहाँ थोड़ी बैठना था। आपने तो आराम से सवाल घर पे रीड करना था, अटेम्प्ट भी घर पे रीड करके आना था, और फिर जब यहाँ पे बैठ के हम आंसर को डिस्कस कर रहे होते हैं या आंसर पढ़ रहे होते हैं, आंसर रीड कर रहे होते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि हाँ सर मैंने ये लिखा था, ये सही आंसर है। फिर आपकी असेसमेंट हो रही होती। अभी क्या होता है, सवाल रीड किया आपने, मैंने आपको टाइम दिया, टाइम में वो सवाल कभी भी पूरा नहीं हो सकता। 20 नंबर का सवाल है अगर, और अभी हम पढ़ रहे हैं, तैयारी थोड़ी कर रहे हैं, अभी तो पढ़ रहे हैं, उसको अटेम्प्ट करने के लिए आपको पौना घंटा चाहिए होगा। मैं पौना घंटा थोड़ी दूंगा, 2 घंटे की क्लास में मैं पौना घंटा आपको ड्रॉप करने का दूंगा, तो फायदा क्या? तो फिर आप क्यों आ रहे हो, मैं क्यों आ रहा हूँ? तो मैं तो पौना घंटा सवाल देकर बाहर चला जाऊंगा। यहाँ तक बात समझ आ रही है? हमने थोड़ा सा एफिशिएंटली पढ़ना है प्यारे बच्चों, अगर इंशाल्लाह हमने थोड़ा सा
एफिशिएंटली पढ़ लिया तो इससे फायदा ये होगा कि हम प्रैक्टिस बेतहाशा कर सकेंगे, हम हर वो एरिया को टच कर सकेंगे जो कि पॉसिबल है कि ICAP ने आज तक नहीं पूछा लेकिन इस अटेम्प्ट में पूछ सकता है। हमें इस तरीके से थोड़ा सा चीजों को देखनी और ये तभी पॉसिबल हो सकेगा जब आप लोग पढ़ कर आएंगे। जब आप लोग पढ़ के नहीं आएंगे और आप ये कहेंगे कि मैं तो मई में जाके गोइंग कंसर्न की प्रैक्टिस करूंगा तो फिर फेल होगा। प्रैक्टिस नवंबर में, गोइंग कंसर्न नवंबर में पढ़ रहा है तो प्रैक्टिस भी नवंबर में होगी। प्रैक्टिस ऐसी हो जाएगी फिर कि हम नवंबर में बैठ के ही ICAP के पास पेपर डन एंड डस्टेड, जितने भी इसी के सवाल है उसके डन एंड डस्टेड, जितने भी हमारे पास ICW में सवाल है खत्म। प्रैक्टिस हमारी आज ही खत्म हो रही है। हम अप्रैल मई का वेट नहीं कर रहे होंगे, क्या और क्या प्रैक्टिस करेंगे। क्या ये अप्रोच आपको समझ आती है? इस अप्रोच से प्यारे बच्चों को इंशाल्लाह पास होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, कोर्स कवरेज भी ज्यादा होगी, प्लस हम मैक्सिमम एरियाज को कवर कर सकते, मैक्सिमम प्रैक्टिस कर सकेंगे, हम एक एरिया के ऊपर ज्यादा टाइम लगा सकेंगे, इसलिए बिकॉज बहुत सी चीजें हम इस तरीके से इंशाल्लाह कवर कर चुके होंगे। क्या ये अप्रोच आपको समझ आती है प्यारे बच्चों? तो हमें इस तरीके से थोड़ा सा काम करना है। अगर पोर्टल वैसे मोबाइल में है तुम लोगों के पास पोर्टल, मुझे दिख जाएगा अगर चैट क्लोज करें तो? वहां खुला है, खोलो। 10 आइजास देखने के लिए आप किताब नहीं खोल सकते, तो वो ऑडिट सॉफ्टवेयर आपको इंशाल्लाह रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, पोर्टल से रिलेटेड जो भी सवाल है तो मुझसे बता। जी सर। उस सब्जेक्ट को अगर आपके अटेम्प्ट दिसंबर 22, दिसंबर अभी 21 चल रहा है ना, अगर आपके अटेम्प्ट दिसंबर 22 में तो आपके पास एक्सेस रहेगा दिसंबर 22 तक, लेकिन पेपर से 20-25 दिन पहले या 30 दिन पहले आपके लेक्चर्स, आपके जो पोर्टल होगा फिर उसको एक अलग पोर्टल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा और वहां पर कंप्लीट लेक्चर्स फिर नहीं आ रहे, ठीक है, और फिर उसके बाद जून के बाद आपके पास वापस कंप्लीट लेक्चर्स। मेरी सजेशन हमेशा से ये होती है कि पेपर से 6 महीने पहले क्लासेस नहीं लेनी चाहिए, और अब जिसकी है ही अटेम्प्ट 6 महीने बाद तो वो ये ना बोले कि तो मैं क्लासेस में नहीं लूंगा, ऐसे ही ये नहीं, उनके लिए नहीं है। तो अगर जिनकी पहली अटेम्प्ट है, अभी फॉर्म में रजिस्ट्रेशन हुई है, 1 साल बाद अटेम्प्ट है, तो कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि पेपर से 2-3 महीने पहले इतनी क्लासेस ना ले रहे, हम टाइम पे ले लें। तो अगर आप कोई भी सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, तो अगर आपका वो जून में कंप्लीट हो जाता है या अप्रैल में कंप्लीट हो जाता है तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है कि वो कोर्स आपका पेपर से 6 महीने पहले या 7 महीने पहले, तो आपके पास प्रैक्टिस का सफिशिएंट टाइम होगा। सही है, ये एक चीज है। इसके अलावा कोई सवाल? कोई और? जी सर। डॉक्यूमेंटेशन नहीं यार भाई, वो मिलियंस ऑफ डॉलर का होता है यार, सॉफ्टवेयर जो आपका होता है कौन सी फर्म है? तो KPMG का जो सॉफ्टवेयर है वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, PwC का सॉफ्टवेयर है जो हमारा EMS हुआ करता था, तो वो मिलियंस ऑफ डॉलर के सॉफ्टवेयर है, ये वो वाला सॉफ्टवेयर नहीं है यार। हाँ नहीं, वो नहीं है भाई, अगर ऐसा तो मैं पढ़ा थोड़ी रहा होता यार, तो मिलियन डॉलर ऐसे ही कमा ले। इसके अलावा कोई सवाल? जी सर। अच्छा, जिसने मुझसे कैफ पढ़ा हुआ है ना, अब तो पढ़ लिया ना, उसका एक फायदा ये है कि अगर उसने मेरी किताब से पढ़ा होगा तो वो मेरी किताब आयजा से अलाइंड है। तो अगर उसने उस किताब का रट्टा लगाया होगा या उस किताब को पढ़ा होगा या उसको समझा होगा तो उसका एक फायदा ये होगा कि टेक्निकली गालिबन आपने आयजा पढ़ चुके, तो बस अब जब आप बैठ के आयजा पढ़ेंगे ना और मेरी किताब सामने रखेंगे, वो दोनों आपस में 100% अलाइंड है। मेरी अपनी अंग्रेजी यूज नहीं हुई थी उस किताब में, मैंने आयजाज की टर्मिनोलॉजी यूज की थी। तो अब अगर आप आयजा पढ़ने जाएंगे तो आपकी आयजा रीडिंग आसान हो। अच्छा, आयजा वैसे हम भी रीड कर लेंगे लेकिन हम क्लास में रीड नहीं करेंगे, हमने बीच में एक दिन ऑनलाइन क्लास रख ली और हमने वहाँ पे जाके आयजा रीड करेंगे। यहाँ पे बुला के मैं आपको आयजा रीड नहीं करूँगा, यहाँ पे कॉन्सेप्ट के ऊपर बात होगी, क्वेरी सेशंस वगैरह कंडक्ट हो रहे होंगे, प्लस आपने क्या टाइम किया, क्या टाइम होना चाहिए था, क्या स्टैंडर्ड है, क्या लॉजिक है, ये सारी बातें यहाँ पे डिस्कस होंगी। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? कोई और सवाल? अमन स्टार्ट करें हम। तो हमारे पास सिलेबस कवर हो गया, हमारी अप्रोच क्लियर है, हमारे पास कोर्स कैसे कंप्लीट होगा, क्या चीजें होगी, कितना ज्यादा हम पढ़ सकते हैं और पढ़ना किस तरीके से। ये फजूल की बात है कि 150 घंटे का कोर्स है, ये फजूल की बात है। बात ये है कि हमने मिलकर 350-400 घंटे पढ़ा, जब हम मिलकर 350-400 घंटे पढ़ेंगे और 350 घंटे क्लास में नहीं पढ़ सकते 350-400 घंटे क्लास, हमने मिलकर जब पढ़ेंगे 150 घंटा मैं पढ़ाऊंगा, 150 घंटा आप पढ़ेंगे, तभी इंशाल्लाह पेपर आपका पास होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? अच्छा जी, चले स्टार्ट करते हैं।
चलो जी, हमारे पास जो टॉपिक है आज जिसको हमें स्टार्ट करना है उसका नाम है गोइंग कंसर्न। देखिए, पहले सबसे पहली चीज, एक चीज हमें पता है, क्या में पढ़ते रहेंगे तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और वो चीज है क्या? वो चीज है आपके ऑडिट के एलिमेंट्स। और आपके जो ऑडिट के एलिमेंट्स है ना, ऑडिट के एलिमेंट्स क्या है? वो सबसे पहला एलिमेंट है आपका थ्री पार्टी रिलेशनशिप। इस पूरी ऑडिट की दुनिया में तीन ही लोग हैं। एक है आपके पास शेयर होल्डर, दूसरा आपके पास है मैनेजमेंट, और तीसरा आपके पास है ऑडिटर। चाहिए तो पता है, मैं ऑडिट की दुनिया में तीन ही लोग हैं। मैनेजमेंट, अच्छा तीन लोगों का इनका काम क्या है? इनका काम यह है कि एक अदद होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो किस हिसाब से बनते हैं? IFRS के हिसाब से। और उसके ऊपर ऑडिटर ने क्या ऑपिनियन करना होता है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और फिर कोई ओपिनियन देंगे। ये हम सबको पता है। चले यार दोस्त, ये हम सबको पता है कि ये जो बंदा है ना, इसकी जिम्मेदारी क्या है? इसकी जिम्मेदारी है कि इसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना है इन अकॉर्डेंस विद IFRS। ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद IFRS। और इसकी क्या जिम्मेदारी है ऑडिटर की? इसकी जिम्मेदारी कि इसने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस देना है कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाकई में IFRS के हिसाब से बने भी हैं या नहीं बने। अगर बने हैं तो एक ओपिनियन दे देगा, नहीं बने तब भी एक ओपिनियन दे देगा। उसको नहीं पता कि बने कि नहीं बने, तब भी कोई ना कोई ओपिनियन दे देगा। फॉर एग्जांपल, उसने सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर लिया कि हाँ FS IFRS के हिसाब से बने हुए, तो ओपिनियन अनक्वालिफाइड दे देगा। उसने कहा FS IFRS के हिसाब से नहीं बने हुए, तो या तो क्वालिफाइड ओपिनियन दे देगा या फिर एडवर्स ओपिनियन दे देगा। उसने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? बिकॉज मैं तो ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म ही नहीं कर सका। क्यों प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सका? कोविड लगा था, मैं तो ट्रैवल ही नहीं कर सका, मैं तो फला ब्रांच नहीं देख सका, तो मुझे तो पता ही नहीं है। तो क्वालिफाइड या फिर डिस्क्लेम। तो ये हमारे पास एक ऑडिट की कंप्लीट। पर इतनी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, तो हम जितना कुछ पढ़ेंगे ना वो यहाँ से होगा। क्या बात समझ आती है? यहाँ तक जितना कुछ हम पढ़ रहे होंगे वो इस डायग्राम से हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब हमने पढ़ना क्या है? आइजा 570। लेकिन आइजा 570 सोचने की बात है कि आया क्यों होगा मैडम? इस दुनिया में आइजा 570 क्यों आया होगा? बिकॉज कोई IS होगा, कोई ना कोई IFRS होगा, तभी आइजा 570 आया। क्यों? ऑडिटर की जिम्मेदारी है टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स IFRS के हिसाब से बने। तो जब आपकी जिम्मेदारी है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑडिटिंग, अगर कोई आइजा आपके ऊपर आया है तो इसका मतलब आपकी कोई जिम्मेदारी होगी। और जिम्मेदारी है क्या? कि क्या FS, इट मींस कोई ना कोई IFRS मौजूद होगा प्लान में। बच्चों, ग्रीन कंसर्न के ऊपर कौन सा IFRS है? IS1। जबरदस्त। गोइंग कंसर्न के ऊपर मेरे जो एक मौजूद है IS स्टैंडर्ड, वो कौन सा है? IS1। ये IS1 क्या था? क्या कोई बताएगा दोस्त? IS1 क्या कहता है? लड़के तुम IS1 अबाउट द गोइंग कंसर्न। मैडम आप हाँ जी, तुम याद ही नहीं। मजे की बात है, IS1 यूनिवर्सल कंडीशन एक्सप्लेन ही नहीं करता। नहीं, IS1 कहता है, IS1 कहता है, अच्छा अगर कोई IFRS है तो बात तो FS की करेगा ना। IS24 है तो वो क्या कहेगा? FS में RP को डिस्क्लोज होना चाहिए। अगर IS2 है तो वो क्या कहेगा? FS में जो इन्वेंट्री आ रही है वो लोअर ऑफ कॉस्ट और है ना। तो IS1 क्या कहता है? IS1 कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस से बनने चाहिए? फुल स्टॉप। फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनने चाहिए? गोइंग कंसर्न बेसिस पे। अनलेस कंपनी की इंटेंशन हो क्या करने की? उसको लिक्विडेट करने की। कंपनी ये कह रही है कि मैंने अपनी कंपनी को बंद करना है,
तो इसका मतलब है अब ये कंपनी गोइंग कंसर्न होता है क्या है, एक एंटिटी जो कि अपने आप को फोर्सेबल फ्यूचर तक देखती है। फॉर एग्जांपल पीएनजी अपने आप को देखती है फोर्सेबल फ्यूचर तक, हाँ मैं सर्वाइव कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल यूनिलीवर, फॉर एग्जांपल जीएसके, फोर्सेबल फ्यूचर तक देखती है अपने आप। तो एफएस हमेशा किस बेसिस पे बनेंगे प्यारे बच्चों? गोइंग कंसर्न बेसिस पे, अनलेस मैनेजमेंट की इंटेंशन है किस चीज की, और अगर मैनेजमेंट की इंटेंशन है लिक्विडेट करने की तो फिर एफएस गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बनेंगे, किसी और बेसिस पे बनेंगे जिसको आप ऑल्टरनेटिव बेसिस कहते हैं, सही, जिसको आप अदर देन गोइंग कंसर्न बेसिस कहते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, स्टैंडर्ड कहता क्या, सुनिएगा। स्टैंडर्ड कहता है अगर आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं, मैनेजमेंट से मुखातिब है, आईएएस तो मैनेजमेंट से मुखातिब है, वो कहते हैं अगर आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाना है, अनलेस लिक्विडेट। हमने कहा चले सही। उसने एक और बात कही, उसने कहा गोइंग कंसर्न बेसिस, ऐसा क्या हो जाएगा जिससे आप कहेंगे कि यार गोइंग कंसर्न का मसला है, ऐसा क्या हो जाएगा जिससे आप कहेंगे गोइंग कंसर्न का। तो स्टैंडर्ड ने एक वर्ड यूज किया, इवेंट्स और कंडीशंस। उसने एक वर्ड यूज किया, उसने कहा कुछ इवेंट्स ऐसे हो जाएंगे, कुछ हालात ऐसे हो जाएंगे जिससे लग रहा होगा कि गोइंग कंसर्न पे मसला है, जिसमें लग रहा होगा गोइंग कंसर्न मसला है, मतलब अब कंपनी ये कंफ्यूज हो जाएगी कि एफएस को गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाऊं या एफएस को अदर देन गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाऊं। कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न पे डाउट्स क्रिएट हो जाएंगे। स्टैंडर्ड में, अच्छा ये इवेंट्स और कंडीशन को अगर मैं आसान अल्फाज में कहूं तो स्टैंडर्ड ने जो वर्ड यूज किया ना, वो क्या, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज। यही था ना, मतलब एक कंपनी क्यों बंद होगी, और कंपनी क्यों बंद, मुश्किलात होंगी ना, नहीं चल पा रही होगी, बंद करेगी कंपनी, क्यों बंद करेगी, बिकॉज मुश्किलात होंगी। तो उसको नाम क्या दिया, फाइनेंशियल। और इसको जो टेक्निकल वर्ड इसका यूज किया है वो क्या है, इवेंट्स और कंडीशन। कि कुछ इवेंट्स और कंडीशंस ऐसे हो जाएंगे जिसकी वजह से गोइंग कंसर्न पे। स्टैंडर्ड ने क्या कहा पता है, स्टैंडर्ड ने कहा अगर इवेंट्स और कंडीशंस पे डाउट्स, अगर इवेंट्स और कंडीशन मौजूद है, अगर कंपनी के हालात खराब है तो मतलब समझ नहीं आ रहा कि गोइंग कंसर्न या फिर, स्टैंडर्ड कहता है एफएस फिर भी किस बेसिस पे बनाना है आपने, गोइंग कंसर्न बेसिस। जितने हालात खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए, एफएस हमेशा किस बेसिस पे बनेंगे, गोइंग कंसर्न बेसिस पे, अनलेस मैनेजमेंट की पीआईए से ज्यादा बुरे हालात किसी को हो सकते हैं, पाकिस्तान से ज्यादा बुरे हालात पीआईए के। लेकिन सुनिएगा, लेकिन उसके इंटेंशन, जब उसकी इंटेंशन लिक्विडेट करने की नहीं है तो पीआईए के फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनते हैं, गोइंग कंसर्न बेसिस। जी सर। आप बिजनेस करते हैं और गवर्नमेंट मना करते हैं तो तब क्या होगा, इवेंट और कंडीशन, बिजनेस बंद करने के लिए कंपनी का चल रही है, फॉर एग्जांपल ड्रग्स का बिजनेस कर रहे थे, वो लीगल था, मेरा बाद में लीगल कर दिया, तो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में थोड़े पैसा तो बहुत था, लेकिन गवर्नमेंट मना कर दिया तो उसके बाद होगा क्या, वही कह रहा, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ही होंगी ना। अगर तुम ट्रक ही नहीं चला पा रहे, तुम्हारे पास पैसा कैसे आएगा, तुम ट्रक ड्राइवर को क्या पैसे दोगे बताओ, तो ट्रक उलट गया, 10-15 बंदे मर गए, फिर तुम उनको पेमेंट कैसे करोगे, बिकॉज तुम्हारे पास कैश इनफ्लोज ही नहीं आ रहा। सही है, फाइनेंशियल। अच्छा चले, आईएएस ने जो वर्ड यूज किया ना वो इवेंट्स और कंडीशन का, जो असल वर्ड जो उसने कहा यार डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट जितनी मुश्किलात क्यों ना हो, जितनी मुश्किलात, आपने एफएस किस बेसिस पे बनाना है, आपने एफएस हमेशा गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाना है। अच्छा तो सर इन मुश्किलात का क्या करूं, और जिनकी वजह से मुश्किलात हुई उनका क्या करूं, स्टैंडर्ड कहता है कि उन सारी चीजों का आपने क्या करना है, डिस्क्लोज करना, बिकॉज ये क्या है, ये मटेरियल
अनसर्टेनिटी है। यहाँ तक बात समझ आती है? सारी की सारी क्या है? मटेरियल अनसर्टेनिटी है। बच्चों यहाँ तक बात समझ आती है? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस बेसिस पे बनेंगे? गोइंग कंसर्न बेसिस पे, अनलेस उसकी इंटेंशन हो लिक्विडेट करने की। अच्छा, अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनेंगे और मुश्किलात बहुत है, तो तब भी एफएस आपने किस बेसिस पे बनाना है? लेकिन वो मुश्किलात आपने क्या करनी है? डिस्क्लोज, ताकि जब शेयर होल्डर एफएस देखे तो पता चले कंपनी में ये मुश्किलात है और एक अनसर्टेनिटी कि आज इरादा नहीं है बंद करने का, शायद कल बंद भी कर सकती है। सही है? तो दैट इज द मटेरियल अनसर्टेनिटी। अच्छा, इस पूरे स्टैंडर्ड में जो सबसे बड़ा मसला है, वो मसला क्या है? वो ये वर्ड है कि इमर्स कंडीशन है क्या? इस स्टैंडर्ड में सबसे बड़ा मसला क्या है? इवेंट्स और कंडीशन है क्या? इस स्टैंडर्ड का सबसे बड़ा मसला ये है कि मटेरियल अनसर्टेनिटी क्या है, ये है क्या चीज, और इसकी एक्सप्लेनेशन आपको आईएएस में और आईएफआरएस में, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको आईएफआरएस में और आइजा में नहीं मिलेगी। इवेंट्स और कंडीशन क्या होता है आपको आईएफआरएस में नहीं मिलेगा। मटेरियल अनसर्टेनिटी क्या होती है, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको आईएफआरएस और आइजा में नहीं मिलेगी। क्या यहाँ तक बात समझ आता है? और सबसे बड़ा मसला ये है, सबसे बड़ा मसला ये है कि ये वो चीज है जो कि गोइंग कंसर्न को ट्रिगर करेगी। दोस्त सही कह रहा हूं, ये वो चीज है जो कि गोइंग कंसर्न को ट्रिगर करेगी। अगर हमारी इसके ऊपर ग्रिप नहीं होगी, हम कभी भी सवाल में गोइंग कंसर्न पिक नहीं कर सकते। तो गोइंग कंसर्न पिक ही नहीं कर पाओगे तो प्रोसीजर कैसे लिखोगे? जब प्रोसीजर नहीं लिखोगे तो रिपोर्टिंग एप्लीकेशन कैसे बनाओगे? तो अगर गोइंग कंसर्न का जो सबसे बड़ा पिलर है वो क्या है? इवेंट्स और कंडीशन। क्या यहाँ तक बात समझ आती है सबको? अच्छा, हमने आईएस नहीं पढ़ा है अभी हमने क्या पढ़ा है? आईएस 1। सही है कि आईएस 1 क्या कहता है इसके बारे में? तो हमने आईएस 1 की कुछ चीजें वहां पे नोट कर। अगर हम थोड़ा सा सोचे तो इस आइजा 570 में इस स्टैंडर्ड में सबसे मुश्किल चीज क्या है बच्चों? इवेंट्स और कंडीशंस। क्लियर है सारे? यहाँ पे हमने अब क्या काम करना है? हमने थोड़ा सा आईएस का ओवरव्यू लिया और अब जो आईएस की टर्मिनोलॉजी आ रही है अगले 1.5-2 घंटे हमने बैठ के उसको समझना और थोड़ी इसकी ड्राफ्टिंग प्रैक्टिस करनी है। क्या तक बात समझ आती है? अगर अच्छा, इवेंट्स और कंडीशंस होते क्या है? क्या होते हैं? कोई एग्जांपल दो। आग लगे कहां पे? फैक्ट्री में। जबरदस्त। अगर आग नहीं, अगर आग फाइनेंस डिपार्टमेंट में लगी है तो गोइंग कंसर्न नहीं है। अगर आग फैक्ट्री में लगी है तो गोइंग, अगर आग प्लांट एंड मशीनरी में लगी है तो गोइंग कंसर्न है। क्यों गोइंग कंसर्न? क्यों इवेंट और कंडीशन है? हाँ जी, प्रोडक्शन बंद हो जाएगी तो अच्छा, एक तो प्लांट एंड मशीन होगी, दूसरी एग्जांपल देना दोस्त। मेजर सप्लायर बैंकरप्ट हो गया। कोई और एग्जांपल मैडम? लेबर डिफिकल्टीज और हाँ कंपटीशन और मेजर कस्टमर बैंकरप्ट हो गया। जबरदस्त। और रेगुलेशन आ गई और जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। और लाइसेंस टर्मिनेट हो गया। और इसके अलावा ये जितने इवेंट्स और कंडीशन आपने बताए बिल्कुल ठीक बताए। जितने इवेंट्स और कंडीशन आपने बताए बिल्कुल बिल्कुल ठीक बताए। लेकिन एक चीज प्यारे बच्चों हमेशा याद रखिएगा, हमारे पास लाइक आपने कहा प्लांट एंड मशीनरी में आग लग गई। सही है। आपने कहा सप्लायर के साथ आपका एग्रीमेंट क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया। सही है। आपने कहा आपका रॉ मटेरियल का मसला हो गया। सही है। आपने कहा लेबर डिफिकल्टी हो गई, या आइजा में लिखा हुआ है, आपने कहा लेबर डिफिकल्टी हो गई। और आपने क्या कहा? हाँ जी, कोई रेगुलेशन, कोई अदर रेगुलेशन। आपने कहा कस्टमर। सही है, कस्टमर। क्या है? बात समझ आती है सबको? ये आप लोगों ने कहा ना। हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों, कस्टमर का बैंक करप्ट होना इवेंट और कंडीशन है।
सप्लायर के साथ एग्रीमेंट का टर्मिनेट होना इवेंट और कंडीशन, लेबर डिफिकल्टी इवेंट और कंडीशन, फैक्ट्री में आग लग जाना इवेंट और कंडीशन, फैक्ट्री में आग लग गई है इवेंट और कंडीशन, और क्या बोला, रेगुलेशन का चेंज होने से इवेंट और कंडीशन, ये सारे इवेंट्स और कंडीशन नहीं है। यहाँ आपको अपने कॉन्सेप्ट ठीक करने की कोशिश करनी पड़ेगी। देखें, एक कंपनी को समझने की कोशिश करिएगा। एक कंपनी के कुछ ऑपरेशंस होंगे, कुछ ऑपरेट कर रही होगी ना कंपनी, ऑपरेशंस होंगे, सही, और इस ऑपरेशन से कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा रही होगी। जब प्रॉफिट कमा रही होगी तो कुछ सफिशिएंट कैश फ्लो। अगर कोई भी चीज इनमें से किसी को, इनमें से किसी चीज को क्या करेगा, एडवर्सली अफेक्ट करेगा, तो वो इवेंट और कंडीशन है। अदरवाइज इवेंट, आपने कहा कस्टमर बैंक रख दिया, कस्टमर को मैं सेल्स ही 2 रुपए की करता था पूरे साल। मेजर कस्टमर होगा तभी तो एडवर्सली अफेक्ट होगा, अदरवाइज एडवर्सली अफेक्ट नहीं होगा। तो आपने क्या देखना है, आपने देखना इवेंट्स और कंडीशन होंगे क्या, इवेंट्स और कंडीशन हर वो चीज होगी जो कि कंपनी के या तो ऑपरेशंस को या प्रॉफिटेबिलिटी को या कैश फ्लोज को एडवर्सली अफेक्ट कर देगा। ये बात समझ आती है। फॉर एग्जांपल, अगर प्लांट एंड मशीनरी में आग लग जाए तो, और वो एक ही प्लांट है आपका, सुनिएगा मेरी बात, और वो एक ही प्लांट है आपका, सही, और एक ही प्लांट और आग लग जाए, इट मींस अब आप अपने ऑपरेशंस कंटिन्यू, इट विल एडवर्सली अफेक्ट द ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? अगर फॉर एग्जांपल सप्लायर कब इवेंट और कंडीशन हो जाएगा? जब वो मेजर तो होगा, बट इवेंट और कंडीशन कब बन जाएगा? जब किसी भी वजह से वो आपको माल सप्लाई ना करे, और वो एक मेजर सप्लायर है और कोई ऑल्टरनेटिव सप्लायर नहीं है, देन इट इज द इवेंट। और सप्लायर क्यों माल सप्लाई नहीं करेगा आपको? मुझे रीजन बताएं भाई। सप्लायर बैंकरप्ट हो गया, सप्लायर क्यों माल सप्लाई नहीं कर रहा आपको? हाँ, सप्लायर के साथ कोई लिटिगेशन चल रही है, जबरदस्त डिस्प्यूट हो गया, और जबरदस्त, और बोलो, सप्लायर क्यों माल सप्लाई नहीं कर रहा आपको? वो जिस मुल्क में ऑपरेट करता है, अब उस मुल्क के साथ आप ट्रेड नहीं कर सकते। इट कुड बी एनी रेगुलेशन। और सप्लायर जबरदस्त मर गया। और हम सी चार्टर्ड अकाउंटेंट जिंदगी में बस यही वर्ड्स है, बैंकरप्ट, हाँ मर गया, जलील हो गए, ख्वार हो गए। और इसके अलावा, हाँ जी, और इसके अलावा सप्लायर ने आपके साथ एग्रीमेंट टर्मिनेट कर दिया। हाँ, जो सप्लाई करता था, हाँ, सप्लायर ने कहा भाई आज के बाद मैं ये प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, ठीक है भाई। जिसके पास फॉर एग्जांपल लिप्टन का डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस होगा पाकिस्तान में, अब यूनिलीवर ने लिप्टन बेचा है ना, क्या बेचा है? 5.2 मिलियन डॉलर का क्या बेचा है उसने? तो उसने लिप्टन ही अपना प्रोडक्ट ही बेच दिया। वो प्रोडक्ट ही नहीं बेच रहा, मैं डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस लेके बैठा हूं, अब मेरे पास तो सप्लायर से माल आ ही नहीं रहा। क्या बात समझ आती है? इट कुड बी एनी रीजन जिसके सप्लायर आपको माल सप्लाई, तो इससे होता क्या है, मसला क्यों होता है? दोस्त, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, मसला क्यों होता है? मसला ये होता है कि सप्लायर आपको माल सप्लाई नहीं कर रहा, इट मींस आप प्लांट एंड मशीनरी में कोई भी गुड्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। जब आप कोई गुड्स ही प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो आप कस्टमर को सेल नहीं कर पा रहे। जब आप कस्टमर को सेल ही नहीं कर पा रहे तो आपके पास कैश इनफ्लोज ही नहीं आ रहे। जब आपके पास कैश इनफ्लोज ही नहीं आ रहे तो आप लेबर को कैसे पे करोगे? प्लांट एंड मशीनरी तो आपने जो लिया था, ये तो आपने लोन लिया था। किससे लोन लिया था? बैंक से। तो आप बैंक को रीपे कैसे करोगे? जब बैंक को रीपे नहीं करोगे तो बैंक क्या कर जाएगा? बैंक नाराज हो जाएगा। बैंक कहेगा कि भाई डिफॉल्ट क्या है ना, सारा का सारा पैसा
इमीडिएटली लाके दो। समझ रहे हैं ये सारी बात? इस तरीके से कंपनी के हालात खराब होना स्टार्ट होते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज तो सही है। अच्छा, ये रॉ मटेरियल क्यों इवन टू कंडीशन है? हाँ, एक दिन के लिए खत्म हुआ यार, 365 दिन नहीं खत्म हुआ। हाँ, इससे फर्क नहीं पड़ता, पता है आप कितना कैपिटल भराते हो बस। हाँ, 200 का। और जिस दिन स्ट्राइक थी उससे एक दिन पहले कितने का भराया था? आपने तो ज्यादा रेवेन्यू दिया पीएसए से। 2 दिन में पीएसए के बाद रेवेन्यू कितना आता? 400 रुपए का आता है। आपने कितना रेवेन्यू दिया? इवन कंडीशन थोड़ी है, ये तो पोजीशन अच्छी दी कंपनी। अगर आपके पास रॉ मटेरियल है, ये रॉ मटेरियल इवन कंडीशन कैसे बन सकता है? रॉ मटेरियल इवन कंडीशन कैसे बन? जब रॉ मटेरियल पे बैन लग जाए, जब रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो जाए, रॉ मटेरियल चाहिए तो सप्लायर तो है और वो रॉ मटेरियल देने को भी तैयार है, लेकिन रॉ मटेरियल के ऊपर बैन लगा है। चूंकि रॉ मटेरियल के ऊपर बैन लगा हुआ है तो भाई मैं प्रोड्यूस कैसे करूं? और जब मैं प्रोड्यूस नहीं कर सकूंगा तो मैं बेचूं कैसे? जब मैं बेचूंगा नहीं तो मेरे पास कैश इनफ्लोस कैसे है? आप समझ रहे? तू एक इनमें से कोई एक भी मनुष्य निकलेगा ना, सारे मनुष्य हो जाएंगे। सही है, इनमें से कोई एक भी मनुष्य निकलेगा, सारे मनुष्य हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल सप्लाई का सदा एग्रीमेंट करने को आपके पास माल ही नहीं है, आपके पास माल ही नहीं है, आप प्रोड्यूस जब आप प्रोड्यूस नहीं कर सकोगे तो आप बेचोगे नहीं, आप बेचोगे नहीं, आपका कस्टमर नाराज हो जाएगा, वो छोड़ के चला जाएगा, तो वेट थोड़ी करेगा आपको। मैं आपको वेट किया, आपने क्या बोला था? आप लोगों ने क्या बोला था कि बस मैं सीए स्टार्ट कर रहा हूँ 4-5 साल में सीए हो जाएगा। हाँ, 4-5 साल में कैश भी नहीं हो रहा आजकल हमारा। तो अगर आप इस चीज को, अगर आपके पास माल ही नहीं है, कस्टमर आपका इंतजार करेगा? कस्टमर एग्रीमेंट टर्मिनेट करके बैठ गया, कस्टमर एग्रीमेंट टर्मिनेट करके बैठ गया, आपके पास कैश इनफ्लोस ही नहीं आ रहा है। जब कैश इनफ्लोस ही नहीं आ रहा है तो आप बैंक को रीपे कर सकेंगे? बैंक को रीपे नहीं कर सकेंगे। बैंक को रीपे नहीं कर सकेंगे, बैंक का सारा पैसा इमीडिएटली। आप लेबर को रीपे नहीं कर पा रहे हो। जब आप लेबर आज से पहले स्ट्राइक में नहीं गई थी, पीएसए में यही तो हुआ था, तो लेबर कहाँ चलेगी? सारी की सारी स्ट्राइक में चलेगी। क्या यहाँ तक बात आपको समझ आ गई? ये सारी की सारी चीजें क्या है? इवेंट्स, और इनका रट्टा नहीं लगाना आप लोगों ने, ये कॉमन सेंस है। और ये कॉमन, मैं आपके सामने कोई भी सिनेरियो रखूं ना, आपने उसको यहाँ पे नहीं ढूंढना है, आपने ये ढूंढना है कि क्या इसकी वजह से कंपनी के ऑपरेशंस और प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो में एडवर्सली, लाइक आपने कहा एक दिन की स्ट्राइक, इससे कोई एडवर्सली अफेक्ट पीएसए के ऑपरेशंस में नहीं आएगा। देयरफॉर दिस इज नॉट द इन्वर्स कंडीशन। समझ आ रही है? अच्छा बच्चों, क्लियर है सारे यहाँ पे? कस्टमर जल्दी, कस्टमर ये इवेंट कंडीशन है। ये कब होगा? जब मेजर कस्टमर होगा और हर वो रीजन जिसकी वजह से मेजर कस्टमर आपसे माल ना खरीदे। क्या रीजन हो सकते हैं कि मेजर कस्टमर आपसे माल नहीं खरीदेगा? ये टर्मिनेट, वही मर गया। और इसके अलावा हाँ जी भाई, सप्लायर कस्टमर ने आपसे एग्रीमेंट टर्मिनेट किया, कस्टमर मर गया, कस्टमर आपका बैंकरप्ट हो चुका है, कस्टमर आपको माल सप्लाई नहीं कर रहा, किसी और को माल सप्लाई कर रहा है। कुड बी एनी रीजन जिसकी वजह से ये मेजर, सॉरी इट कुड बी एनी रीजन जिसकी वजह से मेजर कस्टमर आपसे माल परचेज नहीं कर रहा, वो मर जाए, उसको जेल हो जाए, वो जिस मुल्क में है उस मुल्क के साथ। यहाँ तक बात समझ आ रही है आपके? तुम्हारे पैसे वाले कस्टमर को आंसर नहीं था सही है। बैंक कब होगा? बैंक इवेंट और कंडीशन कब होगा? हाँ जी, बैंक इवेंट और कंडीशन कब होगा? जल्दी जल्दी, छेती छेती। जब आपने, साइड से बात है, बैंक से लोन लिया हुआ तभी तो आपकी जिंदगी में बैंक आएगा, नहीं तो बैंक थोड़ी आएगा यार। जब आपने बैंक से लोन लिया हुआ है और बैंक ने कहा था कि भाई ये कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, और ये कंडीशंस क्या हो चुकी हैं? इस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? कोवेनेंट ब्रीच हो चुका है। सही है, बैंक ने कहा था कि भाई आपका डेट टू इक्विटी रेशियो इतना रहना चाहिए, आपके लॉसेस नहीं आने चाहिए,
आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन हमेशा पॉजिटिव रहने चाहिए, और वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस क्या हो चुके हैं, नेगेटिव हो चुके हैं। आपकी करंट लायबिलिटी कभी भी करंट एसेट से एक्सीड नहीं करनी चाहिए, कंडीशन सही है। या आपने बैंक को क्या कर दिया प्यारे बच्चों, डिफॉल्ट। जहां आपने बैंक को डिफॉल्ट कर दिया, बैंक अब ये वेट थोड़ी करेगा आपका कि यार चलो अगली किस्त पे कर देगा, ये बैंक कहेगा इसका तो हालात खराब है, इसने अगर आज डिफॉल्ट कर दिया तो आगे की पेमेंट भी क्या करेगा, डिफॉल्ट करेगा। तो कंपनी के पास जितना पैसा भी पड़ा हुआ है ना इस वक्त, जल्दी से अपना सारा पैसा मांगो, बैंक सारा का सारा पैसा आपसे इमीडिएटली मांग लेगा प्यारे बच्चों। यहाँ तक बात समझ आती है। बैंक से आपको क्या चाहिए, और बैंक आपको मना कर दे कि मैं आपको एडिशनल फाइनेंसिंग, आप एक चीज सोचिएगा, हर वो चीज मेरे दोस्त, हर वो चीज, हर वो रीजन जिसकी वजह से या तो बैंक आपको पैसा ना दे, या बैंक आपसे सारा का सारा पैसा इमीडिएटली मांग ले। दैट इज द इवेंट ऑफ कंडीशन। दोस्त आ जाओ यार, सीरियस हो जाओ जी सर। देखिए आप प्रोसेस क्या होता है, कोवेरेंट ब्रीच में या मैंने डिफॉल्ट किया, मैंने बैंक को लिखा कि मैं डिफॉल्ट कर चुका हूँ। क्यों डिफॉल्ट कर चुका हूँ, बिकॉज ये हालात आपके सामने है। आप काइंडली मुझे ग्रेस पीरियड देगा, या काइंडली इस एग्रीमेंट को रीस्ट्रक्चर करना, मुझे 1 साल का ग्रेस पीरियड देते हैं। इस एग्रीमेंट जो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है उसको प्रिंसिपल का पार्ट बना लेना, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट पे करना। अगर बैंक से ये करस्पॉन्डेंस होने जा रही है ना, फिर ये इवेंट ऑफ कंडीशन, इवेंट ऑफ कंडीशन था। बैंक से बात होगी, बैंक ने कहा एग्री, ठीक है 2 साल बाद एग्री। अब मैंने कितनी कंपनीज को ऑडिट करा है, कोवेरेंट ब्रीच हो जाता है, और जब कोवेरेंट ब्रीच हो जाते हैं तो कंपनी क्या करती है, बैंक के पास जाती है और रिलैक्सेशन लेटर दे देती है। और रिलैक्सेशन लेटर में क्या होता है, बैंक कहता है कि मैं आपको रिलैक्स करता हूँ इस कंडीशन से, मैं इस कंडीशन में एक्सरसाइज नहीं करा, इस कोवेरेंट को, जो करंट लायबिलिटी वाला कोवेरेंट है, इसको मैं रिलैक्स करता हूँ, ये अपने 3 साल तक आपके ऊपर एप्लीकेबल है। तो ये सही है। अच्छा जी, लेकिन अगर बैंक फिर भी आपसे कहेगा नहीं मुझे तो पैसा ज्यादा चाहिए, तो फिर कंडीशन, ठीक है। यहां तक बात समझ आती है सबके। अच्छा जी, तो अब हमने इसमें से बहुत से इवेंट्स और कंडीशन आइजा में लिखे हैं, जो आप लोगों ने लेबर डिफिकल्टी बताया, आपने का बैंक करंसी बताया, आपने टर्मिनेट बताया, सारे इवेंट्स और कंडीशन कहां लिखे हुए हैं, आइजा में सिर्फ और सिर्फ 20 से 22 इवेंट्स और कंडीशन लिखे हुए हैं, सही है। लेकिन हमारी सोच क्या होनी चाहिए कि हर वो चीज जिससे जो कंपनी के ऑपरेशंस को एडवर्सली अफेक्ट कर दे, कंपनी की कैश फ्लो पोजीशन को एडवर्सली अफेक्ट कर दे, या कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को एडवर्सली अफेक्ट कर दे, दैट इज द इवेंट्स ऑफ कंडीशन। और फिर मुबारक हो, गोइंग कंसर्न एप्लीकेबल हो चुका है। अगर वो एडवर्सली अफेक्ट नहीं कर रही तो फिर आईसा 570 एप्लीकेबल नहीं होगा। पीएसओ की एक दिन के स्ट्राइक की वजह से ये एडवर्सली अफेक्ट नहीं होगी, तो आईसा 570 पीएसओ के ऊपर अप्लाई, ऑडिटर अप्लाई नहीं करेगा, इसको इवेंट ऑफ कंडीशन तसव्वुर नहीं करेगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? 2 मिनट में आपको दे रहा हूँ प्यारे बच्चों, इसको नोट करना। अगर IS1 कुछ नोट करना है नोट करें, और आईसा 570 को नोट करें। ये वर्ड को समझ आया क्या? इवेंट्स ऑफ कंडीशन का वर्ड समझ आया कि हर वो चीज जो कि कंपनी के ऑपरेशंस को या कैश फ्लोस को या प्रॉफिटेबिलिटी को एडवर्सली या तीनों को करे, या किसी एक को करे, या किसी दो को करे, तो ये क्या तस्वीर किया जाएगा। और जब ऐसे हालात हो जाएंगे तो इट मींस कंपनी की गोइंग कंसर्न डाउट में आ जाएगी। और जब कंपनी की गोइंग कंसर्न डाउट में आ जाएगी तो या तो एफएस गोइंग कंसर्न बेसिस से बनाने पड़ेंगे, या फिर अदर देन गोइंग कंसर्न पे। इसके लिए स्टैंडर्ड मैनेजमेंट से कहता है कि आपने गोइंग कंसर्न की जल्दी असेसमेंट करनी है, एटलीस्ट कितने महीने की, 12 महीने। अगर कोई ऐसे हालात हो जाते हैं तो इवेंट और कंडीशन ट्रिगर कर जाता है, तो आपने गोइंग कंसर्न को असेस करना है। और जब गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करेगी मैनेजमेंट, तो ये कंक्लूड करेगी कि क्या मैं ये कंपनी चला सकती हूँ या ये कंपनी नहीं चला सकती। अगर कंपनी ये कंक्लूड करेगी कि मैं कंपनी नहीं चला सकती, तो फिर उसकी इंटेंशन क्या हो जाएगी, लिक्विडेट करने की। फिर वो एफएस गोइंग कंसर्न बेसिस पे नहीं बनाएगी, बल्कि अदर देन गोइंग कंसर्न बेसिस। तो अभी हमने सिर्फ और सिर्फ किस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम किया, इवेंट्स और कंडीशंस के ऊपर। क्या यहाँ तक बात समझ आती है कि हमारे पास इवेंट्स और कंडीशंस क्या है? क्या ये क्लियर है प्यारे बच्चों में? और ये जितनी चीजें लिखी हुई है ना, इसके अलावा भी 1000 इवेंट्स और कंडीशंस हो सकते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है सबको? अच्छा जी,
आपके पास एक सवाल है, उस सवाल में हमारे दो ऑब्जेक्टिव है। पहला ऑब्जेक्टिव, इस सवाल को पढ़ के हमने क्या आइडेंटिफाई करना है, इवर्ट्स कंडीशन पहला। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है, 5 मिनट है आपके पास, ये सवाल पढ़ के सिर्फ और सिर्फ इवेंट्स और कंडीशंस को हाईलाइट कर ले। हैंडआउट है सबके पास? ये हैंडआउट सबको दे दिया? नहीं, आप एक्स्ट्रा करवाएं जल्दी से। एक ही सवाल है दोस्त, नहीं पीछे वाला सवाल नहीं, वो अगली क्लास में। Following is an extract of the minutes of the meeting of the district company. Obtained a loan from the financial institution in 2008 and the tenure of the borrowing is 7 years. As of the year end, 5 loan installments were unpaid due to cash flow problem faced by the। क्या इस पैराग्राफ में कोई इवेंट और कंडीशन है प्यारे बच्चों? क्या इवेंट और कंडीशन है? जल्दी छेती छेती। हाँ जी, मैं बैंक को, क्या बैंक इवेंट और कंडीशन बन चुका है मेरा प्यारे बच्चों? क्या बैंक इवेंट और कंडीशन बन चुका है? क्यों डिफॉल्ट नहीं किया? कंप्लीटली का क्या मतलब है यार? जो ड्यू होगा उसी को डिफॉल्ट किया है ना। हाँ जी, प्यारे बच्चों मैं बैंक को क्या कर चुका हूं? डिफॉल्ट कर चुका हूं। ये इवेंट्स और कंडीशन कहां दिखेंगे आपको जल्दी? तो वो हमने कॉपी करना है। इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है कि इवेंट और कंडीशन कहां दिखेंगे आपको? सवाल में आपने क्या करना है, उसको कॉपी करना है। तो बैंक को आप क्या कर चुके हैं? डिफॉल्ट। अगर आप बैंक को डिफॉल्ट कर चुके हैं तो ये इवेंट और कंडीशन है क्यों? अगर आपने इसको इवेंट और कंडीशन के नीचे लिखा है तो क्यों लिखा है? बिकॉज इनमें से किसी चीज को ये एडवर्सली अफेक्ट करेगा। किस चीज को एडवर्सली अफेक्ट करेगा? क्या क्यों कैश फ्लो को एडवर्सली अफेक्ट करेगा? इसका रीजन बता दें, क्यों कैश फ्लो को एडवर्सली अफेक्ट करेगा भाई जल्दी? हाँ जी, क्यों बैंक सारा का सारा पैसा इमीडिएटली मांग लेगा? बिकॉज बैंक में डिमांड ऑल दी लोन आउटस्टैंडिंग। हाँ जी, इमीडिएटली। अच्छा एक चीज सुनिएगा, अगर सवाल में वो आपसे कहता है, हालांकि कहता नहीं है ऐसा, अभी तो सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? आइडेंटिफाई द इवेंट्स और कंडीशन इन द अबव सिनेरियो। अभी तो सवाल की रिक्वायरमेंट ये सही है, एज्यूम करें, क्यों लगा मैं थोड़ा सा और पता चल जाए इवेंट्स और कंडीशन होता क्या। पेपर में ऐसा सवाल नहीं आता, सही है। अगर ऐसा सवाल आ रहा है जिसमें वो इवेंट्स और कंडीशन आपसे ड्राफ्ट करने का कह रहा है, तो इट मींस इवेंट्स और कंडीशन कहां दी हुई होगी? तो ये तो आपने सवाल से कॉपी करना है, सवाल से ढूंढना है इसको। और जहां अगर आप इवेंट्स और कंडीशन के हेडिंग के नीचे कुछ लिखते हैं ना, तो ये इवेंट और कंडीशन है क्यों? दिनों से किसी चीज को हिट कर रहा हो तो फिर आपने सोचना है कि यार बैंक डिफॉल्ट इवेंट और कंडीशन क्यों है? बिकॉज कैश फ्लो एडवर्सली अफेक्ट होंगे। और लिखना है तो सोचना होगा कि कैश फ्लो एडवर्सली क्यों अफेक्ट होंगे? बिकॉज बैंक सारा का सारा पैसा इमीडिएटली मांग लेगा। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? तो मैं इसको ड्राफ्ट कैसे करूंगा? द कंपनी हैज डिफॉल्टेड टू द लेंडर या टू द बैंक। This is the event or condition because it will adversely affects the cash flows of the company because bank has the right, या bank may have the right to demand all the payment immediately. That is the drafting of event or condition. आपको बात समझ आ रही है? For example, the company had a major customer in Europe for whom a special type of biscuit was manufactured and exported. The customer discontinued purchasing from the company during the year due to the bankruptcy of the customer. ये कौन सा कस्टमर है? क्या इसको मैं इवेंट और कंडीशन नीचे लिख सकता हूँ? क्यों लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों? बिकॉज मेजर कस्टमर आपका क्या हो चुका है? अगर आपने कहा ये इवेंट और कंडीशन है तो क्यों है? बिकॉज किसी ना किसी चीज को हिट करेगा। किस चीज को हिट करेगा? अब आपकी मेजर सेल्स नहीं हो रही होगी, किस चीज को हिट करेगा? It will adversely affect the profitability. जब मेजर सेल्स ही नहीं हो रही तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस भी नहीं होगा, तो इट विल एडवर्सली अफेक्ट दी कैश फ्लो। क्यों? रीजन बता दो, बिकॉज कंपनी का रेवेन्यू क्या कर जाएगा?
डिक्लाइन कर जाएगा और कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी क्या कर जाएंगे, डिक्लाइन। कॉमन सेंस है। अगर इवेंट और कंडीशन है तो इनमें से कोई रीजन है। अगर कोई रीजन को आप क्लिक करते हैं तो कोई रीजन होगा ना, इसके बाद आपने कहा होगा प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो रही है। अगर आप चाहें तो इसको एक्सप्लेन करते हैं तो इवेंट्स और कंडीशन की एक अच्छी ड्राफ्टिंग हो जाएगी प्यारे बच्चों को। यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा जी, दो साल क्लियर हो? As the key customer has become bankrupt, the company has paid to its supplier later than usual, and therefore some of the supplier withdrawn the credit limit, meaning the company must pay cash on delivery. हाँ जी, इवेंट और कंडीशन है ये। क्यों इवेंट और कंडीशन है? अब ये सप्लायर क्या बन चुका है आपके लिए? इवेंट और कंडीशन। क्यों इवेंट और कंडीशन बन चुका है? इसने अपनी टर्म्स चेंज कर दी है फ्रॉम क्रेडिट टू कैश। It will adversely affect the cash flows of the company. It will adversely affect the operations. क्यों? मेरे पास तो कैश है ही नहीं, और जब मेरे पास कैश है ही नहीं तो मैं माल खरीद ही नहीं सकता, तो मैं माल बना ही नहीं सकता, तो माल ही नहीं बना सकूंगा तो मैं आगे बेच भी नहीं पाऊंगा। It will adversely affect the cash flow and operation. क्यों? रीजन इसलिए है बिकॉज जल्दी मेरी टर्म चेंज हो गई क्रेडिट से कैश पे, और कंपनी के ऑलरेडी कैश फ्लोस के इश्यूज, तो कंपनी शायद माल परचेज ना कर सके। क्या यहाँ तक बात आपको समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा, मर्क्यूरी मेन सप्लायर इज थ्रेटनिंग दी लीगल एक्शन टू रिकवर दी अमाउंट। हाँ जी, कंपनी का एक मेन सप्लायर है, एक मेजर सप्लायर है, वो धमकी दे रहा है किस चीज की? इट विल एडवर्सली अफेक्ट दी ऑपरेशंस की। अगर वो आपको धमकी दे रहा है तो इसका मतलब है वो मजीद आपको माल सप्लाई, मेजर सप्लायर आपका, तो जब मेजर सप्लायर ही आपको माल सप्लाई नहीं करेगा तो मेजर प्रोडक्शन ही आप नहीं कर सकेंगे, और जब मेजर प्रोडक्शन ही आप नहीं कर सकेंगे तो आप मेजर सेल्स ही नहीं कर। इट विल एडवर्सली अफेक्ट दी ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। क्यों? बिकॉज सप्लायर इज दी मेजर सप्लायर, और मैं शायद उस मेजर सप्लायर से रॉ मटेरियल परचेज ना कर सकूं, या ये ना कहूंगा, मैं कहूंगा शायद मेजर सप्लायर ही मुझे माल सप्लाई, देयर इज अ रिस्क या देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मेजर सप्लायर आपको माल सप्लाई ना करे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है सबको? जी सर। हमें पेनल्टी भी लग सकती है, लीगल कॉस्ट भी लग सकती है। इट विल एडवर्सली अफेक्ट द कैश फ्लो। अगर आप उसको कैश फ्लो से लिंक करते हैं या प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक करते हैं तो फिर इसका रीजन क्या होगा? लीगल कॉस्ट। और ये दो चीजें जो है ना कैश फ्लो को लिंक करेंगी, और आपकी डिपेंड्स, वही वाली बात है कि डिपेंड्स का आप जिस चीज से लिंक करते हैं उसका रीजन आप आगे बता पाएंगे, इस चीज से लिंक कर रहे हैं आप उसका रीजन आगे बता पाएंगे। ड्राफ्टिंग मुश्किल नहीं होती है, कॉमन सेंस है। अगर आप किसी चीज को कहते हैं ना ये इवेंट और कंडीशन है, तो ज़हन में सबसे पहली चीज क्या आएगी? ऑपरेशन, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो। तो आप कहेंगे हाँ ये ऑपरेशन को हिट कर रहा है, तो फिर ज़हन में दूसरी चीज क्या है? ऑपरेशन को हिट क्यों कर रहा है? दैट इज द एक्सप्लेनेशन। यहाँ तक बात समझ आती है हमें? अच्छा जी। The finance director has just informed the audit manager that there is a possible change in legislation which will result in one of the Mercury's top product lines become obsolete and as it will not comply with the proposed। भाई एक रेगुलेशन में चेंज आया जिसकी वजह से कंपनी का जो टॉप प्रोडक्ट था वो क्या हो गया? बच्चों क्या ये इवेंट कंडीशन है? क्यों है? किसको हिट करेगा? ये किसको हिट करेगा? इट विल एडवर्सली अफेक्ट दी, अब कंपनी वो प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकती। अच्छा, हमेशा एक चीज याद रखना, अगर कोई चीज ऑपरेशन को हिट करेगी ना तो कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों हिट हो जाएगी। कॉमन सेंस है, अगर आपका ऑपरेशन से नहीं चल रहे तो ना कैश फ्लोज होंगे ना प्रॉफिट। ठीक हो क्या चाहिए यहाँ पे? कि यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? तो हमारे पास अगर हम ड्राफ्टिंग देखें तो इवेंट्स और कंडीशन की ड्राफ्टिंग के दो तीन स्टेप्स है। पहला स्टेप इवेंट्स और कंडीशन कहाँ दिया हुआ होगा सवाल में, वो लिखना है। दूसरा स्टेप उसको लिंक करना है किससे? कैश फ्लोस, ऑपरेशन, और जब आप लिंक कर रहे होंगे तो आपके जहन में एक चीज क्लिक कर रही होगी कि ऑपरेशन को हिट कर रहा है, तो क्यों हिट कर रहा है? वो रीजन आप ऑपरेशन को सुबह से हिट कर रहा है।
कैश फ्लो किस वजह से हिट कर रहा है, प्रॉफिटेबिलिटी किस वजह से हिट कर रहा है। एक 3 स्टेप प्रॉफिटेबिलिटी समझ आती है प्यारे बच्चों। तो मैंने इस तरीके से इस इवेंट्स और कंडीशन को ड्राफ्ट करना है। क्लियर है सारे यहाँ पे? अच्छा, क्या ये सवाल पढ़ के मुझे अब ये वर्ड थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि क्या होता है इवेंट्स और कंडीशन? क्या अब देखें, एक कंपनी का सप्लायर नाराज है उससे, कंपनी का कस्टमर बैंकर हो चुका है, रेगुलेशन उसके अगेंस्ट चल रही है, बैंकर को मैं डिफॉल्ट कर चुका हूं, कंपनी क्या करेगी? अब गोइंग कंसर्न की असेसमेंट करेगी कि जी क्या मैं कंपनी चला सकती है इन हालात में, और अगर असेसमेंट करते तो कंक्लूड करती है कि नहीं भाई मैं तो कंपनी बंद करने जा रही हूँ, इट मींस अब एफएस किस बेसिस पे बनेंगे? गोइंग अदर देन गोइंग कंसर्न बेसिस पर। मैनेजमेंट कहते हैं कि नहीं मैं तो कंपनी चला सकती हूँ, मेरे पास ये प्लान्स है, तो इट मींस एफएस किस बेसिस पे बनेंगे? गोइंग। लेकिन ये जितनी भी मुश्किलात हैं, ये सारी की सारी क्या होनी चाहिए? डिस्क्लोज, ताकि शेयर होल्डर को पता चले कि यार ये मुश्किलात चल रही है। तो यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? अच्छा जी, हैस्कॉल की शेयर प्राइस ठीक ठाक ज्यादा थी ना, ठीक ठाक ज्यादा थी। जहां जीटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा ना मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह ये सेक्शन होता है क्या। हैस्कॉल के इतने बुरे हालात हो गए, उसने कहा कि मेरी इंटेंशन लिक्विडेट करने की नहीं है, तो आईएएस उसको अलाउ करता है कि आप एफएस किस बेसिस पे बनाओ। लेकिन ये जो मुश्किलात है, जहां शेयर होल्डर ने फेलियर देखा ना, उसने कहा नहीं शेयर नहीं बेचूंगा। जहां उसने बैलेंस शीट देखी, उसने कहा शेयर्स नहीं बेचूंगा। जहां उसने कैश फ्लोज देखे, उसने कहा शेयर्स नहीं बेचूंगा। जहां उसने डिस्क्लोजर देखा ना, वहां शेयर होल्डर ने डिसाइड किया कि भाई कंपनी में तो मुश्किलात चले, कल को कंपनी शायद क्या भी हो सकती है, बंद भी हो सकती है। शेयर होल्डर ने शेयर्स बेचना स्टार्ट किया, और वहां उसकी शेयर प्राइस क्या होना स्टार्ट हुई। डिस्क्लोजर इतना इंपॉर्टेंट है। अजम्पशन सही है आपकी, एफएस आप गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाए, लेकिन जो मुश्किलात है उसको क्या करते हैं आप, उसको डिस्क्लोज करते हैं। यहाँ तक बात समझ आती है? अच्छा, ये क्लियर है प्यारे बच्चों? अच्छा, अगली चीज, अगर आप एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं और उधर अगर इस तरह के मसले हैं, तो इसका मतलब है आईजा 570 उस कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल हो चुका है। इवेंट और कंडीशन हिट करें। आप मुझे बताएं ना, आप गोइंग कंसर्न के ऊपर कौन सी एंटिटी में काम करेंगे, पीएनजी में या फिर पीआईके में? क्यों क्यों? वहां पे इवेंट्स और कंडीशंस ज्यादा है, पीएनजी में कोई इवेंट्स और कंडीशन है? प्रॉफिट्स है, रिजर्व्स है, कैश फ्लो का मसला नहीं है, बैंकर्स की लाइन लगी हुई है लोन देने की। समझ आ रही है आपको बात में? अच्छा, अगर किसी कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं और इवेंट और वही वाली बात है, अगर किसी कंपनी की रिलेटेड पार्टी होगी तभी तो ऐसा 550 अप्लाई होगा ना। सुनिएगा मेरी बात को, अगर किसी कंपनी की रिलेटेड पार्टी होगी तभी तो 550 आप अप्लाई करेंगे ना। तो गोइंग कंसर्न भी कब अप्लाई होगा? जब इवेंट्स और कंडीशंस होंगे। क्या ये बात समझ आती है हमें? अच्छा, जब इवेंट्स और कंडीशन मौजूद है, आपको दिख गए, तो इसका मतलब गोइंग कंसर्न के ऊपर डाउट्स क्रिएट हो चुके हैं। जब गोइंग कंसर्न के ऊपर डाउट्स क्रिएट हो चुके हैं, तो स्टैंडर्ड आपसे कहता है कि अब आपने क्या करना होगा प्यारे बच्चों, अब आपने कोई ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना है। अब आपने क्या करना होगा? ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करना होगा। एज एन ऑडिटर आपने क्या करना होगा? ऑडिट प्रोसीजर्स को परफॉर्म। और वो ऑडिट प्रोसीजर्स आपके पास क्या होंगे? सबसे पहली चीज स्टैंडर्ड आपसे कहता है, आप मैनेजमेंट से क्या ऑब्टेन कर रहे हैं? गोइंग कंसर्न की असेसमेंट। एटलीस्ट कितने महीने की होनी चाहिए? एटलीस्ट कितने महीने की होनी चाहिए मैंने बच्चों? 12 महीने की। यहाँ तक बात समझ आती है? फिर मैनेजमेंट से आप ऑब्टेन कर लें कैश फ्लो एंड पीएनएल फोरकास्ट। मैं भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ, इसको नोट नहीं कर रहा। फिर जो फोरकास्ट बनाई होगी मैनेजमेंट ने, इसमें मैनेजमेंट ने कोई ना कोई एजम्पशंस ली होंगी। आप ये चेक कर ले कि क्या वो एजम्पशंस रीजनेबल है कि नहीं है। मैं भी लिख रहा हूं, मैं समझा नहीं रहा, सही है? फिर आप एक काम ये करें कि आप मैनेजमेंट से सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑब्टेन कर लें। फिर आप एक काम ये करें, आप मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देख लें। बिकॉज अगर गोइंग कंसर्न का मसला है तो वो कहाँ डिस्कस हुआ होगा? वो बोर्ड की मीटिंग में डिस्कस हुआ।
कि यहाँ तक बात समझ आती है? ये प्रोसीजर्स है क्या, ये क्यों ले रहा हूं? फ्यूचर के लिए नहीं। आईएएस के अंदर मैनेजमेंट ने क्या करनी है, गोइंग कंसर्न की, और आपकी तो जिम्मेदारी है आपने ये देखना है कि क्या एफएस आईएफआरएस के हिसाब से बनेगी, तो आप मैनेजमेंट से क्या ऑब्टेन करेंगे, गोइंग कंसर्न की असेसमेंट। आप प्रोसीजर वाली फेज में पहुंचे कब, जब क्या ट्रिगर किया होगा, और इवेंट कंडीशन होते क्या है जो किस चीज को हिट करते हैं, ऑपरेशंस, प्रॉफिटेबिलिटी, और तो फिर आप मैनेजमेंट से कैश फ्लो एंड पीएनएल को फोरकास्ट लेते हैं। भाई ये हालात है, तो बताओ अगले 5 साल के क्या हालात है आपके, अगले 5 साल कैश फ्लो की क्या पोजीशन है, अगले 5 साल प्रॉफिट्स की क्या पोजीशन है, क्या यहाँ तक बात समझ आती है हमें? अच्छा, मैनेजमेंट जब फोरकास्ट बनाया होगा तो मैनेजमेंट ने एजम्पशन ली थी, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी सेल्स अगले साल 10% इंक्रीज कर देगी, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे अगले साल बैंक लोन दे देगा, मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जो लोन मुझे मिला होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट ये होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरी परचेज प्राइस ही होगी, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा सैलरी का इंक्रीज रेट ही होगा। मैनेजमेंट की कोई ना फ्यूचर का डेटा बनाना है तो कोई एजम्पशन लेनी पड़ेगी ना मुझे, तो मैं एक एजम्पशन ले रहा हूँ। सर कहते हैं आपने ये चेक करना है कि क्या वो एजम्पशंस रीजनेबल है भी या नहीं। और एक आसान चीज है, अगर एक मैनेजमेंट 31 दिसंबर 2021 का ऑडिट कर रहे हैं आप, और वो 31 दिसंबर 2022 के कैश फ्लो एंड पीएनएल फोरकास्ट बनाती है, तो जब हम 31 दिसंबर 2021 का ऑडिट कर रहे हैं तो आप तो फरवरी मार्च 22 में खड़े हुए होंगे, तो 2-3 महीने तो ऑलरेडी, तो अगर मैनेजमेंट कहती है मेरे अगले साल की सेल 100 रुपए होगी, तो आप सबसे पहले इंटरिम एफएस ले मार्च क्वार्टर के और चेक करेंगे कि क्वार्टर की सेल्स 25 रुपए हुई भी है कि नहीं हुई, और अगर क्वार्टर की सेल्स 25 रुपए नहीं हुई, 10 रुपए हुई है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि 3 महीने में आपने 10 रुपए की सेल कर दी और अगले 9 महीने में आप 90 रुपए की सेल्स करने के लिए मैनेजमेंट की assumption रीजनेबल नहीं है। तभी हम ऑडिट जब करते हैं तो गोइंग कंसर्न जो कैश फ्लो के लिए फोकस होता है उसको सब्सिक्वेंट इंटरिम एफएस से हम कंपेयर करते हैं। क्या यहाँ तक बात समझ आती है प्यारे बच्चों? और फिर आखिरी चीज में क्या देख लूंगा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग ऑफ, ये सारे प्रोसीजर मुझे किसने बताएंगे, सारे प्रोसीजर मुझे आइजा 570 ने बताया। क्या यहाँ तक बात आपको समझ आती है? क्या ये प्रोसीजर क्लियर है प्यारे बच्चों? मैनेजमेंट से असेसमेंट लूंगा, उसके अंदर कैश फ्लो फिर फोरकास्ट को देखूंगा, assumptions को चेक करूंगा कि क्या assumptions रीजनेबल है, सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट होगा और मिनट्स ऑफ द मीटिंग। यहां तक बात समझ आती है सबके? अच्छा, हैंड आउट में है सवाल की पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, आइडेंटिफाई इवेंट्स और कंडीशन इन द अबव सिनेरियो, ये क्लियर है? सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट बताएं, सवाल की दूसरी रिक्वायरमेंट describe the audit, state the audit procedure in the above scenario। 5 मिनट दे रहा हूं, जल्दी से लिखें प्रोसीजर्स, और ये सारे आइजा 570 में लिखे रहे हैं। और अगली क्लास में अगर आप आएंगे तो आइजास को लेकर आएंगे, अगर अगली क्लास में आप आएंगे तो आपने बोर्ड देख के प्रोसीजर नहीं लिखने होंगे, आपने कहां से प्रोसीजर बैठ के देखने होंगे, आपने डायरेक्ट आइजा को खोल के देखना होगा, ताकि हमारी साइमल्टेनियसली तैयारी होती रहे प्यारे बच्चों। सेट है? ओपन बुक पॉलिसी है ना, अब आइजा खोलते हैं और आइजा में जो प्रोसेस मेंशन है आप वो प्रोसेस वहां से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। सही है? बिकॉज हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो मेरे पास प्रोसीजर्स है ना, ये जनरल प्रोसीजर्स ये लिख रहे हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं लिखना, और इसको लिखने की तो प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि ये तो 1 मिनट में लिख सकते हैं। सही है? लेकिन मार्क्स 70 मार्क्स इसके नहीं होंगे, मार्क्स किस चीज के होंगे कि आपके प्रोसीजर्स और आपके इवेंट्स और कंडीशन दोनों आपस में अलाइंड होने चाहिए। अगर आपका इवेंट और कंडीशन ये है कि मेजर कस्टमर क्या हो चुका है, बैंकर, और अगर कंपनी कहती है मैं कंपनी चलाऊंगी, तो कंपनी कैसे चलेगी, कंपनी क्या करेगी, जब किसी और कस्टमर के साथ एग्रीमेंट करने की कोशिश करेगी, जब किसी और कस्टमर को ढूंढेगी, तो आपका प्रोसीजर भी क्या होना चाहिए, आपका प्रोसीजर होना चाहिए इंस्पेक्ट correspondence file with the new customer या prospective customer, that is the audit procedure।
और ये चीज जो इवेंट और कंडीशन है और जो प्रोसीजर है वो आपस में अलाइन होने चाहिए। अगर आपका इवेंट और कंडीशन है कि मेन सप्लायर आपको क्या दे रहा है, धमकी दे रहा है, और मसला ये है कि इसकी वजह से शायद आप रॉ मटेरियल ना खरीद सको, तो फिर आपका प्लान क्या होगा? लीगल काउंसिल से इंक्वायरी करेगा, और इसके अलावा उस सप्लायर के साथ कोई ना कोई कम्युनिकेशन चल रही होगी आपकी, आप उसको इंस्पेक्ट करेंगे। कोई और सप्लायर होगा, उसके साथ कोई नेगोशिएशन चल रही होगी, आप समझ रहे हैं, आपने इंस्पेक्ट करना होगा कि क्या कोई नेगोशिएशन, हाँ जी, एग्जिस्टिंग सप्लायर या कोई प्रोस्पेक्टिव सप्लायर, उसके साथ कोई नेगोशिएशन चल रही है कि नहीं चल रही। अगर आपका प्रोसीजर आपके इवेंट्स और कंडीशन को एड्रेस नहीं कर रहा प्यारे बच्चों, एटलीस्ट आपने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, आपने पेपर ही अटेम्प्ट नहीं किया, आपने उस रिक्वायरमेंट अगेंस्ट लिखा ही नहीं है। अगर मसला ये है कि मैं बैंक को क्या कर चुका हूं और बैंक सारा का सारा पैसा इमीडिएटली, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि बैंक ने पैसा इमीडिएटली मांगा कि नहीं मांगा? मैं बैंक के साथ जो करस्पॉन्डेंस हुई होगी मैं उसको इंस्पेक्ट कर सकता हूं। अगर आपका प्रोसीजर और इवेंट्स और कंडीशन आपस में अलाइन नहीं होंगे प्यारे बच्चों, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ये वो और ये चीजें आइजा में नहीं लिखी हुई, ये चीजें आइजा में मेंशन, तो कहने को तो ओपन बुक पॉलिसी है, लेकिन जब प्रोसीजर लिखने आता है वो मुझसे पूछता है तो ये तो मैं लिख सकता हूं, लेकिन असल मार्क्स किस चीज के होंगे कि क्या वो प्रोसीजर आपके, लेकिन पीआईए में भी गोइंग कंसर्न का मसला है, पीएसएमएल में भी गोइंग कंसर्न का मसला है, स्टील मिल में भी गोइंग कंसर्न का, लेकिन पीआईए और स्टील मिल में दोनों में इवेंट्स और कंडीशंस अलग अलग है, तो वहां पे ऑडिट प्रोसीजर्स भी, ये तो दोनों जगह काम करूंगा मैं, पीआईए में भी गोइंग कंसर्न असेसमेंट लूंगा, पीएसएमएल में भी गोइंग कंसर्न असेसमेंट लूंगा, वहां पे भी कैश फ्लो पीएल फोरकास्ट लूंगा, यहाँ पे भी कैश फ्लो, वहां पे भी सब्सिक्वेंट इंटरिम एफएस लूंगा, यहाँ पे भी सब्सिक्वेंट इंटरिम एफएस लूंगा, लेकिन पीएसएमएल के, हाँ जी, पाकिस्तान स्टील मिल का जो सप्लायर है एसएसडीसी में, उसके साथ करस्पॉन्डेंस फाइल को देखूंगा, और पीआईए का जो सप्लायर है पीएसओ जो कि फंडस ऑयल सप्लाई नहीं कर रहा, मैं उसके साथ करस्पॉन्डेंस फाइल को इंस्पेक्ट कर रहा हूं। प्रोसीजर मेरे अलग अलग होंगे दोनों जगह। क्या यहां तक बात आपके समझ आ रही हो? जहां आपके प्रोसीजर किसको एड्रेस नहीं कर रहे होंगे, इवेंट्स और कंडीशन को, इसका मतलब है आपने पेपर सही अटेम्प्ट नहीं किया, आपने पेपर कंप्लीट अटेम्प्ट नहीं किया। ये कहने को होता है कि ओपन बुक पॉलिसी है, हमने प्रैक्टिस ही इसी तरीके से करनी है कि अगर गोइंग कंसर्न का सवाल आया और उसने मुझसे प्रोसीजर पूछे, तो एज अ 570 के प्रोसीजर इस पेज में मेंशन है, मैं ये 4-5 प्रोसीजर वहां से कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन सोचना कहाँ पे होगा, सोचना कहाँ पे होगा कि जो इवेंट और कंडीशन मैंने बताया क्या प्रोसीजर उसको एड्रेस कर भी रहे कि नहीं कर। कि यहाँ तक प्यारे बच्चों बात समझ आती है? तो मेरे पास इस तरीके से प्रोसीजर की ड्राफ्टिंग मैटर करती है। अच्छा, मैं आपके सामने कुछ चीजें लिख रहा हूं, चलो जो हमने आंसर लिखा है ना हम उसी को डिस्कस करते हैं, ठीक है? जो हमने आंसर लिखा, इवेंट और कंडीशन क्या है, मैं तो क्या कर चुका हूं, ये इवेंट और कंडीशन सुनिएगा सबको, इसके अगेंस्ट आपने प्रोसीजर क्या परफॉर्म किया, इसके अगेंस्ट आपने प्रोसीजर परफॉर्म क्या किया, करस्पॉन्डेंस फाइल देख ली किसके साथ, क्यों? बिकॉज आपको खतरात लग रहे हैं कि बैंक सारा का सारा पैसा, ऐसा ही है, सुनिएगा मैं बहुत गौर से सुनिए, एक कंपनी का आप ऑडिट कर रहे हैं और इवेंट और कंडीशन हिट क्या हुई, इवेंट और कंडीशन हिट हुई कि भाई बैंक को डिफॉल्ट कर दिया, अब बैंक बैंक नहीं रहा, बैंक क्या बन चुका है मेरे लिए, तो मेरी गोइंग कर सकते हैं। और बैंक क्यों इवेंट और कंडीशन बना, बिकॉज बैंक मेरे कैश फ्लोज को एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है, बैंक मेरे कैश फ्लोज को एडवर्सली अफेक्ट क्यों कर सकता है, बिकॉज बैंक सारा का सारा पैसा इमीडिएटली मांग सकता है। क्या यहां तक बात समझ आ रही? मैंने करस्पॉन्डेंस फाइल देखी, सुनिएगा मेरी बात, मैंने करस्पॉन्डेंस फाइल देखी और कंपनी बैंक के साथ नेगोशिएट कर रही है कि आप मुझे 3 महीने का ग्रेस पीरियड दे दो, आप मुझे 6 महीने का ग्रेस पीरियड दे दो, आप मेरे लोन को क्या कर दो, रिस्ट्रक्चर कर दो। ये नेगोशिएशन चल रही है, सुनिएगा मेरी बात, ये नेगोशिएशन चल रही है। आपने करस्पॉन्डेंस फाइल देखी, आपको पता चला नेगोशिएशन चल रही है, बैंक से ये रिक्वेस्ट की जा रही है, किस चीज की, एक्सटेंशन की, बैंक से रिक्वेस्ट की जा रही है, रिस्ट्रक्चरिंग की, बैंक से रिक्वेस्ट की जा रही है ग्रेस पीरियड।
नेगोशिएशन चल रही है, अगर ये नेगोशिएशन चल रही है ना प्यारे बच्चों, इसका मतलब है एवर्ट्स कंडीशन तो है, लेकिन एक मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। आपकी इंटेंशन है कि आप एफएस को गोइंग कंसर्न बेसिस पे बना रहे हैं इस एजम्पशन से कि बैंक मान जाएगा, क्या पता बैंक ना माने, फिर क्या सॉल्यूशन है आपके पास? हाँ जी, पैसा वापस दे, पैसा वापस कैसे दोगे? ऑलरेडी कैश फ्लो का इशू चल रहा है, तो वो क्या करेगा? जब लोन दिया होगा तो सिक्योरिटी में क्या लिया होगा? प्लांट लिया होगा ना, प्लांट के लिए तो पैसा दिया उसने, प्लांट लेके चला जाएगा वो, जब प्लांट लेके चला जाएगा तो कंपनी खत्म। भाई 10 टावर गिर गया ना, खत्म ना। अब थोड़ी ये होगा कि जी कोई पैसा रिजर्वेशन है तो इंटेंशन लिक्विडेट करें, तो ऑपरेशन ही सीज हो चुके हैं आपके। कि यहां तक प्यारे बच्चों बात समझ आती है? एक और एग्जांपल मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, सुनिए। प्लांट एंड मशीनरी में आग लग गई, क्या ये इवेंट कंडीशन है? और एक ही प्लांट, क्या ये इवेंट कंडीशन है? अब इसका प्रोसीजर क्या लिखोगे? सप्लायर के साथ करेस्पॉन्डेंस फाइल, कस्टमर के साथ, किसके साथ? इंश्योरर के साथ करेस्पॉन्डेंस फाइल। मैनेजमेंट कहेंगे प्लांट में आग लग गई, मसला नहीं है, मेरी इंटेंशन लिक्विडेट करने की, बिकॉज मुझे इंश्योरेंस वाले से पैसा रिसीव हो जाएगा। इस बेसिस पे, गोइंग कंसर्न बेसिस, मेरी अप्रोप्रिएट है और मेरी इंटेंशन नहीं है लिक्विडेट करने की। तो आईएएस तो खुद कहता है कि फिर आपने एफएस किस बेसिस से बनाने हैं, जितनी मुश्किलात क्यों ना है। लेकिन क्या पैसा मिल गया है? नहीं, पैसा तो नहीं मिला। अगर पैसा नहीं मिला तो एक अनसर्टेनिटी है कि क्या पता पैसा मिले, क्या पता पैसा, और कल को पैसा ना मिले फिर कंपनी क्या करेगी? दिस इज द मटेरियल अनसर्टेनिटी। क्या ये दूसरा वर्ड प्यारे बच्चों आप समझ आ रहा है? व्हाट इज द मटेरियल अनसर्टेनिटी? क्या ये वर्ड समझ आ रहा है कि जो इन्वेंटरी कंडीशन है और जो मैनेजमेंट का प्लान है, तो अच्छा अगर तो इंश्योरेंस वाले से पैसा रिसीव हो गया और मैंने नया प्लांट खरीद लिया और नया प्लांट लगा दिया और मेरे ऑपरेशन चल रहे हैं, तो इवेंट कंडीशन तो है, लेकिन अब मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है रिलेटेड टू इवेंट्स कंडीशन, बिकॉज़ मैटर रिजॉल्व हो चुका है। अगर मेरे कोवेनेंट ब्रीच होते हैं और मैं बैंक से कहता हूं कि भाई मेरे कोवेनेंट ब्रीच होता है, मैं बैंक से कहता हूं मुझे रिलैक्स कर दो, ये मुझसे पैसा ना मांगो, और बैंक एग्री हो जाता है, तो मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, सिर्फ इवेंट्स कंडीशन, बिकॉज़ जो मसला ड्यूरिंग द ईयर आया तो वो रिजॉल्व हो गया। अगर मेरा एक सप्लायर मुझे माल सप्लाई नहीं करता, मैं क्या करूं? नया सप्लायर ढूंढूंगा। उस नए सप्लायर के साथ नेगोशिएशन चल रही है, अगर उस नए सप्लायर का नेगोशिएशन चल रही है तो ये मटेरियल, तो पता नहीं नए सप्लायर के साथ नेगोशिएशन होगी भी कि नहीं होगी, क्या वो माल सप्लाई करेगा भी कि नहीं, दैट इज द अनसर्टेनिटी। लेकिन अगर नए सप्लायर के साथ एग्रीमेंट फाइनलाइज्ड हो जाता है, मुझे माल मिलना स्टार्ट हो जाता है, मैं प्रोडक्शन स्टार्ट कर देता हूं, अब मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है प्यारे बच्चों, हम इवेंट्स कंडीशन, और दोनों जगह पे आपकी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन डिफरेंट है। मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो रिपोर्ट में क्या इंपैक्ट होगा, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती तो रिपोर्ट में क्या इंपैक्ट होगा, बड़ा ट्रिकी। क्या ये वर्ड समझ आया प्यारे बच्चों? मुझे कौन सा वर्ड? मटेरियल अनसर्टेनिटी। क्या ये वर्ड समझ आया? आज की क्लास का दो पर्पस था। पहला पर्पस इवेंट्स कंडीशन, आज की क्लास का तीन एजेंडा था। पहला एजेंडा व्हाट आर द इवेंट्स कंडीशन, क्या ये क्लियर है? ये चलिए मैं थोड़ा सा और, आज की क्लास के चार एजेंडा थे या पांच थे शायद, हम निकल लेते हैं। व्हाट आईएस 1 की रिक्वायरमेंट क्या है गोइंग कंसर्न से, क्या इस पे क्लियर है? इवेंट्स और कंडीशन क्या होता है, क्या इस पे क्लियर है? इवेंट्स और कंडीशन को ड्राफ्ट कैसे करना है, क्या इसके ऊपर क्लियर है? कौन से जनरल ऑडिट प्रोसीजर्स होते हैं और कौन से हमारे पास स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर होंगे जो कि इवेंट्स और कंडीशन से क्या होने चाहिए, अलाइंड होने चाहिए। और छठी चीज हमारे पास व्हाट इज मटेरियल अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू गोइंग कंसर्न। समझ आ रही है बात? व्हाट इज द मटेरियल। नस्ला टावर को अगर आप एक कंपनी एज्यूम करें और ये केस 1 साल से चल रहा है, तो जिस साल ये केस चल रहा होगा तो कंपनी ने कहा होगा भाई हम तो केस शायद जीत जाएंगे, बट पता नहीं केस जीते या हारे। दैट इज द
मटेरियल अनसर्टेनिटी, अगर उस वक्त ये डिस्क्लोज नहीं हुआ होता और आज कंपनी अचानक से बंद हो चुकी होती, टावर गिर चुका होता, फिर क्या होता? ऑडिटर को पकड़ते। तभी तो आईएफआरएस के ऊपर रिक्वायरमेंट दी गई है कि मैनेजमेंट ने क्या करना है, डिस्क्लोज करना है। फिर एज एन ऑडिटर मैंने अपनी रिपोर्ट में क्या करना है इसको, क्या यहाँ तक क्या है, मुझे बात समझ आती है। अच्छा, एक आखिरी चीज, 5 स्टूडेंट क्लास ऑफ कर रहे हैं, सही है? ये डायग्राम याद है? इस आइजा 570 के 3 ही ऑब्जेक्टिव है। आइजा 570 कितने ऑब्जेक्टिव है? 3। प्लानिंग, परफॉर्मेंस। आइजा 570 के 3 ही ऑब्जेक्टिव है। प्लानिंग, प्लानिंग फेज में आपको क्या आइडेंटिफाई करने होंगे? और फिर एक रिस्क आइडेंटिफाई करना होगा। सवाल 315 का होगा, लेकिन रिस्क गोइंग कंसर्न का होगा 570 का होगा, जो अभी क्लास के स्टार्ट में बताया आपको। तो प्लानिंग फेज में आपको क्या करना होगा? रिस्क गोइंग कंसर्न, इवेंट्स और कंडीशन। जहां इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई हो गए, परफॉर्मेंस फेज में आके प्रोसीजर परफॉर्म करने होंगे ताकि आप क्या ऑब्टेन कर सके? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट। और फिर इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? गोइंग कंसर्न से रिलेटेड आपकी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस क्या है। मैनेजमेंट असेसमेंट करती है तो क्या रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन है, मैनेजमेंट असेसमेंट नहीं करती तो क्या रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन है। मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है और मैनेजमेंट डिस्क्लोज कर देती है, तो आप रिपोर्ट में क्या करेंगे? मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है लेकिन मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं करती, अब आप रिपोर्ट में क्या करेंगे? मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती, अब क्या करेंगे? अब मैनेजमेंट क्या करेगी और आप ऑडिटर क्या करेंगे? एक बहुत बड़ा खड्डा हुआ था बिटवीन आईएफआरएस एंड आईएसए। अगर आप आईएएस की वर्डिंग पढ़ेंगे ना, वो कहता क्या है पता है? क्या कहता है? If material uncertainty exists, then it should be disclosed. आईएएस के वर्ड है और अंग्रेजी का बहुत बड़ा मसला था कि if material uncertainty exists, लाइक आप कहे ना सर कि अगर इवेंट्स और कंडीशन आइडेंटिफाई हो गई, प्रोसीजर परफॉर्म किए, लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, क्या आप मैक्सिमम डिस्क्लोज करना चाहिए? तो मैं कहूंगा आईएस 1 में जाके देखो। आईएस 1 में आप जाएंगे तो आईएस 1 में लिखा है इफ मटेरियल अनसर्टेनिटी exists, those uncertainties shall be disclosed in the address. तो मैनेजमेंट डिस्क्लोज करती है, क्यों? मैनेजमेंट कहती है अनसर्टेनिटी थोड़ी है, तो सर्टेन हो चुका है, अब तो कंफर्म हो चुका है कि मेरे पास सप्लायर है, भाई पैसा आ चुका है, माल खरीद चुका हूं, प्लांट लगा चुका हूं, तो मैनेजमेंट डिस्क्लोज नहीं करती थी। और फिर आगे जाके इतने मसले होना स्टार्ट हुए कि आईएफआरएस और आईजास के आपस में बैठे हुए और उसके ऊपर एक बाकायदा कमेटी बैठी थी और फिर वहां पे जाके चीजें काम हुई, इसको पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह मेरी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तो यहां तक क्या है बच्चों? तो 570 में 3 ही चीजें, प्लानिंग, परफॉर्मेंस। एक बात सुन लीजिएगा गौर से, 570 परफॉर्मेंस वाली ग्रेड है, लेकिन सवाल प्लानिंग से भी आ सकता है, सवाल रिपोर्टिंग से। ये सबसे बड़ा मसला है हमारे से। सुन लीजिएगा मेरी बात को, आईजा 570 परफॉर्मेंस की सीरीज है, लेकिन सवाल 315 के साथ भी आ सकता है, सवाल 705 के साथ भी आ सकता है, सवाल 701 के साथ भी आ सकता है, सवाल 706 के साथ भी आ सकता है, सवाल 710 के साथ भी आ सकता है। यहाँ तक बात समझ आती है आपको? अच्छा जी, आपने क्या करना है, इसके पीछे एक सवाल दिख रहे हैं आपको? क्यों? या तो उसे ले लेना यार, जो बाकियों को दिख रहे हैं इसके, यार इसको क्या नाम है, ये प्रिंट दे देना बच्चों को। इसको इसके पीछे जो सवाल आ रहा है ना, एक सवाल है कास्मी स्टील्स लिमिटेड, कौन सी अटेम्प्ट है? समर 2013। और एक सवाल आ रहा है एसएलपी एलएलपी, समर 2013 आपके सीफैप का सवाल है, और नीचे जो एसएलपी वाला सवाल है वो आपके आईसीएडब्ल्यू का सवाल है। इस सवाल में आपने क्वेश्चन नंबर पार्ट ए में इवेल्युएट दी above situation and state the procedures, ये आपने करना है। रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन आपने नहीं करनी, क्यों नहीं करनी? बिकॉज मैंने भी आपको नहीं पढ़ाई, तो कल हम रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन भी पढ़ेंगे, सवाल को भी करेंगे। और दूसरा सवाल कौन सा आपने करना है? एसएलपी। और सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? 9.2 आपने पढ़ना है सिर्फ, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द फैक्टर्स व्हिच गिव राइज टू एन अनसर्टेनिटी अबाउट द। अगर आप ये सवाल घर से पढ़कर आएंगे, घर से लिख कर आएंगे,
तो हमारा कल रीडिंग में टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमारा कल अटेम्प्ट करने में टाइम वेस्ट नहीं होगा। कल अगर हमारी 2 घंटे की क्लास होगी तो वो टेक्निकली 3-3.5 घंटे की क्लास होगी, बिकॉज फजूल के टाइम से। और क्लास स्टार्ट होगी, ये दोनों सवाल हम बैठ के क्या कर रहे होंगे, अटेम्प्ट कर रहे होंगे, रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशंस को पढ़ रहे होंगे और सारी रिपोर्टिंग इम्प्लीकेशन पढ़ रहे होंगे। डन हो गया प्यारे बच्चे? यहाँ पे अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।